वोट कैंसिल हुई वो नहीं बताया, किन की हुई थी? वो सबको सामने है ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। वो अच्छा बस ये बता दीजिए आपको कितना हुआ आपको था? यदि क्रॉस चेक करना हो ना, हाँ। अब मेरे को भी एक पार्टी ने कह दिया कि इसने हमारा नाम लिया, हम इसको माना नहीं, ठोक देंगे, ये कर देंगे। कर दो अभय भाई, चौटाला जी ने कहा था। करो ना, फिर किस लिए लेट। मैंने मन से भाव से बताया है, यदि आपको वोट नहीं डालना था, वोट नहीं देना था, तो किस लिए 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम चेंज किया? तो यदि यहाँ ही भर ली थी, फिर क्यों तुम पीछे हट गए? हम आपस में आज भी करते हैं, उसको आप मजाक लगा लो या जैसे भी लगा लो, आज भी बोलते हैं कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ भरनी है तो फिर पक्की भरनी चाहिए, किसी को भरोसे में नहीं रखना चाहिए। होती है 2005 में सांपला के पास एक जगह है रोहद, वहाँ हमने छोटा सा ढाबा, ट्रक टाइप ढाबा किया जिसका नाम कनक रखा। आज भी वो ढाबे का नाम कनक ही है, हमारा ब्रांड तो मन्नत के नाम से। आपने जब कांग्रेस ज्वाइन की तो वो किसके जरिए हुई थी? राहुल गांधी से भी मिले इस दौरान आप? बहुत बार मिले। कितने करीबी रहे आप उनके? अच्छा, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपकी कोई बातचीत हुई थी जब आप कांग्रेस छोड़ रहे थे? मैं केवल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स करता था। मिसकम्युनिकेशन था, उनको मिसगाइड हुए, या कहाँ पर क्या फ़र्क हो गया, फाइनली मेरी टिकट काट दी। उस समय आपने आरोप भी लगाया था कि जिनको बीजेपी की टिकट मिली थी कि कई करोड़ में शायद उन्होंने टिकट खरीदी है। कैसे एक आदमी ऐसा जो पार्टी की सरेआम मुखालफत करता है, सरेआम पार्टी का नुकसान करता है, सड़क पे आके वही टिकट ले आता है, उसके पीछे क्या रीजन रहे होंगे? इंद्र धन से बाहुबली व्यक्ति हैं, उस समय इमोशनल सपोर्ट भी आपके हिस्से था। नहीं, ये रोटी की आड़ में ड्रग्स बेची जाती है। योगी मेरे अंदर आ जाते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? आज योगी को ने पूरी यूपी बदल के दिखाई है। राम राम, नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है। पॉडकास्ट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादयान से। हम जानेंगे उनकी राजनीति किस तरह से शुरू हुई, हम जानेंगे राजनीति से पहले का उनके जीवन का सफर किस तरह से रहा, हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, जिस एम्पायर को आप मन्नत होटल के नाम से जानते हैं। अब हम हमारी जो एक आसान भाषा उसमें ढाबा भी बोल सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अब बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहूँगी, आपके बचपन से। ज़रा बताएं, आपको क्या याद है आपके बचपन का? देखिए मैम, हम अभी जहाँ पर ये इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ मुरथल से मेरा गांव लगभग 20 किलोमीटर है, बजाना कला, जहाँ मेरा जन्म हुआ। और आपने बचपन का कहा, एक साधारण गरीब किसान परिवार में हमारी थोड़ी सी पेरेंटल लैंड है, आज भी वही है। तो पिताजी खेतीबाड़ी करते थे, माता पिताजी, और हम 6 भाई बहन हैं। मेरे से छोटा मेरा भाई वीरेंद्र, 2 मेरे से बड़ी बहन, 2 मेरे से छोटी, टोटल हम 6 भाई बहन हैं। तो एक छोटे गरीब परिवार में जन्म लिया और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत की। मैंने 10th जो क्लास है मेरे गांव के पास के गांव से मैंने 10th क्लास की, गन्नौर से 12th क्लास किया। और इस बीच में 10th और 12th के बीच में ही मेरे मन के भाव थे कि जिस तरीके से जो घर के हालात थे, गरीबी थी, उससे बाहर निकलने के लिए जो हम जूझ रहे थे कि नहीं, पैसा ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरी बहनों की शादी हुई, हम कुछ नहीं कर पाए, 3 बहनों की एक साथ शादी करनी पड़ी। घर में ऐसे हालात नहीं थे कि सारी बहनों की अलग अलग शादी करें। तो उन चीज़ों से एक अंदर एक चीज़ ये थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है, चाहे छोटे से काम से शुरू करूं, पैसे कमाने हैं। तो मैं समझता हूं पढ़ाई के टाइम पे ही 12th क्लास में जब मैं गन्नौर में था, हमने कई बार फेस्टिवल पे, होली दिवाली पे स्टॉल लगा लेते थे, उनसे कुछ पैसे जुटाते थे। बाद में जब 12th हो गया तो 1-2 महीने छोटे छोटे काम किए गोहाना में, और घर वालों ने मेरी शादी जल्दी कर दी थोड़ा। कितनी उम्र होगी आपकी उस समय? अभी फ़िलहाल मेरा एज 45 है, उस टाइम मेरा एज 19 साल का था जब आपकी शादी हुई तब? हाँ, जब 19 साल की थी। और मैं समझता हूँ शादी होने के बाद फिर एक तरीके से प्रॉपर, जिसको डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो आती, क्योंकि मैं छोटा सा मैंने कोई काम जोड़ा था। उसके बाद हमने 2002 में सोनीपत की तरफ मूव किया, छोटा सा एक LIG घर किराए पे लेके। बहुत छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत की, कभी सब्जी बेचना, कभी और छोटे कार्य करने। बहुत सारी चीज़ों में बारीकी में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। नहीं, सब सुनना चाहेंगे, सब सुनेंगे।
देखिए, जब मैंने कहा आफ्टर मैरिज, मेरा शादी 26 नवंबर 2001 को हुआ और आई थिंक जून जुलाई में हम सोनीपत में आ गए थे 2002 में। और उस समय मुझे सोनीपत में कोई जानता नहीं था। मुझे आज भी याद है, हमारे घर का नंबर 2438 था, जो हमने जो किराए पे छोटा सा LIG घर लिया था। वहाँ 2-3 महीने हमें कुछ भी रोज़गार नहीं मिला, ना किसी के नौकरी ना कुछ। तो फाइनली हमने मन बनाया कि हम सब्जी का काम करेंगे, सब्जी फ्रूट वगैरह का। तो कुछ महीने हम दोनों भाइयों ने, वीरेंद्र बहुत छोटा था मेरे से उस टाइम, आई थिंक 9th क्लास में था। तो हमने शुरुआत सोनीपत में फुटपाथ से शुरू की। और अच्छी बात यह कि आज की डेट में भी बहुत सारे मेरे साथी उस समय के जो सब्जी का काम करते थे आज भी करते हैं। कभी कभी मन होता है तो उनके बीच में जाता हूँ, अच्छा लगता है, बैठते हैं। अभी भी वो लोग सब्जी बेचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सोनीपत में हमारी शुरुआत बहुत एक कहता हूँ कि संघर्ष के साथ हुई, बहुत छोटे छोटे कार्यों के साथ हुई। और धीरे धीरे हम, कभी हमने दूसरा काम किया। हमने एक समय था जब हमारा काम सब्जी के बाद हमने ये अचार, मुरब्बा वगैरह, पिकल्स का जो रहता है, ये काम हमने किया। फाइनली दिल्ली में हमने काम किया था 2004-05 में। फिर किसी वजह से हमारी दुकान की सीलिंग लग गई थी उस टाइम। सोनीपत के बाद दिल्ली शिफ्ट हुए आप और यहाँ से दिल्ली यहाँ भी काम किया। हमने एक शॉप करी खानपुर देवली, एक जगह साउथ दिल्ली में। यहाँ से हम डेली जाते थे। मुझे आज भी याद है, अपना 6 बज के कुछ मिनट पे ट्रेन चलती थी सोनीपत पे, पता नहीं आई थी HN के कौन सी ट्रेन थी। और रात को पुरानी सब्जी मंडी से हिमालय क्वीन कोई गाड़ी थी 11 कुछ पे चलती थी। हम लगभग 1 बजे सोते थे, फिर मॉर्निंग उठ जाते थे, फिर शॉप पे जाना। तो वो लगभग हमारा समय 1.5 साल का टाइम हमें दिल्ली का निकला। उस बीच में किसी कारण से वो शॉप बंद हो गई, वो अनऑथराइज थी। फिर हमारी ढाबे की जर्नी शुरू होती है 2005 में। सांपला के पास एक जगह है रोहद, वहाँ हमने एक छोटा सा ढाबा, ट्रक टाइप ढाबा किया जिसका नाम कनक रखा। आज भी वो ढाबे का नाम कनक ही है। हमारा ब्रांड तो मन्नत के नाम से है, बट हमने उसका नाम चेंज नहीं किया क्योंकि उसमें हमारी यादें छुपी हुई हैं। हमने वहाँ से शुरुआत की थी। आई थिंक 21 साल हो गया, अभी 26 चल रहा है। तो मन्नत की शुरुआत होती है, मेरी सेकंड डॉटर जब होती है 2006 में, उसका नाम हमने मन्नत रखा। हमें घर पे उसका नाम मन्नत बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ और सब लोग समझते हैं कि वो बहुत लकी थी जिसके नाम से हमने पहली ब्रांच रोहतक के पास बनाई, इस्माइला गांव में। आज भी वो मन्नत की हमारी सबसे पुरानी ब्रांच है। तो वहाँ से शुरुआत हुई हमारे मन्नत की। और उसके बाद कुछ सालों बाद दूसरी ब्रांच, फिर तीसरी। एक टाइम ऐसे आया कि जो हम हर साल एक ब्रांच बना लेते थे। बीच में पॉलिटिक्स का जब मेरा मन हुआ, क्योंकि 2007-08 की बात है कि कांग्रेस सरकार होती थी, हुड्डा गवर्नमेंट होती थी, बहुत सारे लोग मिलते थे। रेस्टोरेंट ढाबों पे लोग आ जाते हैं, पॉलिटिकल लोग। तो मेरे मन में भी एक भाव था, एक टीस थी कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत पॉलिटिक्स की हुई। फिर मैं यूथ कांग्रेस से मैंने शुरुआत की। फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि आई थिंक 2008 में मुझे एक नॉमिनेट एक पद मिला था, जनरल सेक्रेटरी किसान सेल का। और 2009-10 में यूथ कांग्रेस के अंदर इलेक्टेड एक सिस्टम बनाया था कि चुनाव के माध्यम से बहुत सारे यूथ वोट डालते थे। और मैं फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना था 2010 में, सोनीपत जिले का। अच्छा, आपने जब कांग्रेस ज्वाइन की तो वो किसके जरिए हुई थी? ज्वाइनिंग किसके जरिए नहीं, हुई थी? उस टाइम तो बिल्कुल शुरुआती चीज़ थी, ऐसे ही कार्यकर्ता टाइम लग गए। आप सपोज करो मेरा उस टाइम बहुत कम एज रहा होगा, अब 26 चल रहे, 2008, 18 साल पहले। तो उस टाइम तो एक आम साधारण कार्यकर्ता के तौर पे प्रोग्राम चले गए, कभी अपने रेस्टोरेंट पे प्रोग्राम करा लिया पॉलिटिकल। बट मेन लाइन के अंदर जब मैं आया तो मैंने एक चुनाव लड़ा ऑर्गेनाइजेशन का। कांग्रेस में आज भी सिस्टम है यूथ कांग्रेस में, चुनाव के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ बनती हैं, स्टेट कमेटी बनती है। तो जिलाध्यक्ष में बना, उसके बाद सेकंड टर्म भी मैंने रिपीट किया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छा काम करता था, बहुत मेहनत करते थे। तो लीडरशिप ने मुझे नेशनल टीम में लिया। मैं 2014
14 के आसपास या 13 में मैं नेशनल सेक्रेटरी बना, ऑल इंडिया सेक्रेटरी, और मैं यूपी वेस्ट का इंचार्ज बना था फर्स्ट टाइम। मुझे अच्छे से याद है 2013 का टाइम था, वो डिजास्टर हुआ था उत्तराखंड में बहुत बड़ा, केदारनाथ में। तो हमें बहुत लार्ज स्केल पे मौका मिला था वहाँ लोगों को उनकी सेवा करने का। बहुत सारे लोगों की वहाँ पे जिस तरीके के हालात थे, हम 1.5 महीना वहाँ रहे, तो बहुत लार्ज स्केल पे हमने लोगों की मदद की, यहाँ से फूड ले जाना ट्रक भर भर के। तो एक सेवा भाव वहाँ से भी हमारे अंदर एक इंस्टॉल हुआ था कि भाई हमें लोगों के पीड़ा में हाथ बटाना चाहिए। फिर बाद में कई बड़े बड़े कार्यक्रम हुए जिनमें मैंने सोशल कार्य किए, चैरिटी की, बहुत राहुल सारे। गांधी से भी मिले इस दौरान आप? बहुत कभी? बहुत बार मिले, बहुत बार मिले। कितने करीबी रहे आप उनके? देखिए, पुरानी बात होगी, मैंने कहा मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी था, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी हुआ। हमारी 1.5 महीने में नेशनल एग्जीक्यूटिव होती थी, जो हमारी रिपोर्टिंग होती थी, राहुल जी रहते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो काडियान के नाम से मुझे बोलते थे, क्योंकि मैं हाई परफॉर्मर रहता था। क्या नाम बताया आपने? काडियान, कादियान को काडियान बोलते थे। काडियान। हाँ, तो मैं गुजरात और राजस्थान इंचार्ज था, 2 स्टेट में चलाता था पैरेलल। तो परफॉर्मेंस बेस पे कई बार चीज़ें उठती थी या नई चीज़ें मैं क्रिएटिव बोलता था, उनको अच्छा लगता था कि वो हाई परफॉर्मर था मैं। तो अच्छा था वहाँ जब तक वहाँ थे। बाद में पॉलिटिकल आदमी को फाइनली अपने क्षेत्र में आना ही होता है, तो हमने इच्छा जाहिर की। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ, गन्नौर मेरी विधानसभा है, यहाँ पर बड़े लीडर बैठे थे कांग्रेस पार्टी के। तो मैंने लीडरशिप से उस टाइम ये रिक्वेस्ट किया कि या मुझे लोकसभा के लिए रेडी कर दीजिए, या मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी जो असेंबली है मैं वहाँ चुनाव लड़ लूँगा। तो वहाँ से मुझे कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो आखिरकार हमने फैसला ले लिया। उस दरमियान हमने मेरा एक स्लोगन मेरा रिलीज हुआ था, नेता नहीं बेटा, जो बहुत प्रभावशाली रहा था और बहुत सारे लोगों ने बाद में उसको अडेप्ट किया। आप कभी भी गूगल पे डालोगे नेता नहीं बेटा डालोगे तो सबसे पहले टॉप में मेरा आएगा, क्योंकि ये मेरे ही क्रिएटिव वर्ड थे जो कि मैंने 2014 से अपने मन में रखे हुए थे कि जब मुझे लगेगा कि मुझे मेन चुनावी पॉलिटिक्स करनी है तो मैं ये स्लोगन यूज करूँगा। नेता नहीं बेटा मतलब आपने बहुत सारे नेताओं को चुन लिया, अब बेटे की बारी है। बेटा इन द सेंस जिसको आम परिवार में जन्म लेके, मतलब थारा छोरा एक तरीके से। हाँ, मतलब हाँ, आम परिवार में जन्म लेके जिसको एक एक चीज़ खुद से फेस किया हो, सब कुछ अपने ही छोटे से जीवन में देखा हो, कैसे गरीब परिवार में पैदा होकर एजुकेशन करनी है, कैसे छोटा सा बिजनेस करना है, वो सारी चीज़ें उस वर्ड के अंदर थी और लोगों ने उसको बहुत करीब से, दिल के करीब से समझा। नेता नहीं बेटा, तो उसके अंदर एक फील आती थी। तो वो उस वजह से लोगों ने मुझे एक अलग पहचान दी। उस बीच में गवर्नमेंट जो थी भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे। तो मनोहर लाल जी बाद में मुझे पता, जब भी यहाँ से जाते थे तो वो मेरे साइन बोर्ड देखते थे, होर्डिंग्स वगैरह, तो चर्चा करते थे अपने स्टाफ में, यार ये लड़का, इसकी बड़ी क्रिएटिव सोच है और रिपोर्ट्स वगैरह सीआईडी वगैरह आती थी, बहुत मेहनती है, कांग्रेस पार्टी में है बट। तो जब हमने डिसीजन लिया 2018 में बीजेपी ज्वाइन किए तो मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर होते थे और उन्हीं के सानिध्य में हम शामिल हुए थे। अच्छा, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपकी कोई बातचीत हुई थी जब आप कांग्रेस छोड़ रहे थे? मैं केवल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स करता था। मैं यूथ कांग्रेस का नेशनल ऑफिस बेरर था। मुझे अपने नेशनल प्रेसिडेंट से मतलब था, मुझे राहुल गांधी से मतलब था और मुझे मेरे जो इंचार्ज थे उनसे मतलब था। उन्होंने कुछ बातचीत की उस समय, क्यों आप छोड़ रहे हैं पार्टी? नहीं, मैंने बात की थी उस टाइम के हमारे इंचार्ज थे कृष्णा अल्लोवीरा, आज भी आई थिंक वही देखते हैं यूथ कांग्रेस के संगठन को, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने राहुल जी से टाइम लिया, बट टाइम कन्फर्म होने से पहले ही जवाब ये आया था कि भाई देखिए अभी हम आपको ऑफिशियल ये नहीं कह सकते कि आप जाइए और चुनाव की तैयारी करिए। और मैंने लंबे टाइम संगठन में काम कर लिया था। फाइनली हर आदमी अपने क्षेत्र में जाना चाहता है, लोगों की सेवा करना चाहता है, तो फिर हमने फैसला ले लिया था कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। फिर बीजेपी ज्वाइन होने के बाद 2019 का चुनाव था, उसमें हमारे को टिकट नहीं दी पार्टी ने। उस टाइम लोकल जो लीडरशिप यहाँ की थी ज़िले में, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि भाई कोई भी नया चेहरा यहाँ आए। तो बड़ा धक्का लगा उस टाइम भी
कि भाई इतना सब कुछ ठीक होने के बाद मुझे लाया गया यहाँ पे, तो वो समय निकला, हमने पार्टी के लिए काम किया, वो सीट भी निकाल के दी बहुत अच्छे से। पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया, बहुत कार्य हुए। लोकसभा का चुनाव आया, जो कैंडिडेट मोहनलाल कौशिक जी थे, हमने उनके लिए बहुत काम किया चुनाव दौरान। मतलब जो मैंने अपने विधानसभा में काम किए हुए थे, एक तरीके से मैंने सारे कार्यकर्ता लगा के वहाँ से कैंडिडेट को जिताने का काम किया। हालांकि लोकसभा चुनाव वो लूज कर गए थे 20-25 हज़ार वोटों से, बट गन्नौर से वो जीत गए थे। तो हमारा चुनाव होता है विधानसभा का। विधानसभा चुनाव जब टिकटों की बात आती है, सर्वे सारे एक तरफा थे। हमारे ज़मीनी जो लोगों की एक मैं कहता हूँ आवाज़ थी, वो केवल एक तरफा थी कि भाई इस आदमी ने बहुत मेहनत की है, नई सोच है, युवा है, इसको मौका मिलना चाहिए। बट पता नहीं क्या हुआ, राष्ट्रीय नेतृत्व ये वहाँ से हुआ कि इलेक्शन की जो कमेटी होती वहाँ से हुआ, कहाँ से क्या मिसकम्युनिकेशन था, उनको मिसगाइड हुए, या कहाँ पर क्या फ़र्क हो गया, फाइनली मेरी टिकट काट दी। तो मैं समझता हूँ कि पहले ही मैंने मन बना लिया था और मैंने क्लियर में बोलता था अपने लोगों के बीच में, क्योंकि पिछला चुनाव मैंने बहुत झेला था। पिछला चुनाव ना लड़के मेरे कार्यकर्ता बहुत हताश हुए थे, और वो चाहते थे कि मैं उस टाइम भी मैं आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ूं, 2019 वाला। तो अब की बार मैं बिल्कुल इस कमिटमेंट पे लोगों के साथ था, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा। वो कहते थे कि फिर दोबारा टिकट काटती तो फिर क्या होगा। मैंने कह दिया आपको कि मैं कमिटमेंट है आप सबसे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, यदि टिकट नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। तो मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना था। जैसे टिकट डिक्लेयर हुई या मुझे मैसेज मिला कि आपको टिकट नहीं दे रहे हैं, तो मैंने फाइनली मन बनाया। और एक समझता हूँ चुनाव ही नहीं, वो एक तरीके से एक आंदोलन बन गया, जन भावना इस तरीके से जुड़ी। उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि हमने बहुत लंबे टाइम से लोगों के बीच में रह के बहुत अच्छे अच्छे कार्य अपनी संस्था के माध्यम से, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, बच्चों के स्पोर्ट्स की बात हो, डेवलपमेंट के काम की बात हो, गरीब लोगों की मदद की बात हो, डिफरेंट फील्ड में बहुत ज़्यादा हमने काम किया और लोगों के घर तक पहुँचे और अपने थॉट्स को उनके अंदर ट्रांसफ़र किया कि मैं ये करने आया हूँ। नेता नहीं बेटा का मतलब ये है कि मैं नेता का बेटा नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। मुझे पता है आपको चाहिए क्या, गरीब आदमी की दिक्कत क्या है, किसान की क्या है, बेरोज़गार युवा की क्या है। तो वो मैंने अपने थॉट्स, अपने इमोशंस ट्रांसफ़र किए कि हाँ, इस यूथ में, इस युवा में वो बात है, इसको मौका देंगे तो ये अच्छा काम करेगा। आप उस समय बड़े भावुक दिखे थे, मंच पे भी आप इमोशनल हो जाते थे, लोग भी जब आपको समर्थन देते थे आप तब भी बड़े इमोशनल होकर उन रिएक्ट करते थे उस समय। हाँ, आपने सही कहा, चुनाव की बात है। जब एक एक तो वो जब मुझे कन्फर्म कर दिया कि आपकी टिकट नहीं है, तो एक हमारे यहाँ बहुत एक बड़ी मान्यता है जिसको हम मानते हैं, हमारा मोहनदास मंदिर है, वहाँ जाके मुझे थोड़ा शांति मिलती है। तो मैंने वहाँ जाके मत्था टेका कि भाई, और वहाँ से मैंने एक वीडियो जारी भी की, ताकि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, मैं फ़ोन पे मैसेज दे दिया था कि आपकी टिकट नहीं है, लिस्ट बन गई है। तो मैंने उसी टाइम आधे घंटे पहले ही मैसेज दे दिया था कि भाई हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, वो होता क्या है कि कोई भी आदमी, चलो ठीक है, हम मेहनत करते हैं, हमें पता चलता है। कोई भी आदमी गाड़ी चलाता है ना, उसके हाथ में स्टीयरिंग रहता है, उसको पता रहता है मैं ब्रेक लगा लूँगा, मेरे पास स्टीयरिंग है। बट जो आपके लोग, बाकी जो लोग रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और जब कोई चीज़ हो जाती है तो हमें उनकी फिक्र होती है कि ये मेरे से हो गया, बट तकलीफ़ इनको बहुत हुई है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा हर्ट इस बात पे हुआ था कि टिकट कटने का दुख कितना हुआ होगा परिवार को और मेरी टीम को, मेरे चाहने वालों को। तो वो सबकी आँखों में जो आंसू आते हैं तो हमारी भी भावनाएं बाहर आती है। तो उस टाइम थोड़ी देर के लिए आँखों में पानी आया था, और लेकिन उस पानी को हमने अपने आक्रोश में चेंज किया था। मैंने बोल दिया था उसी टाइम कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। और वो वहीं से वो आंसू जो थे वो एक सैलाब का रूप लेके गए, और एक आक्रोश लोगों के अंदर था। मैं कहता हूँ कि मेरे नाम के आगे से क्या मेरा सरनेम है, क्या मेरी बिरादरी है, सब कुछ उस दिन हट गया था। पॉलिटिक्स में
बार बार हम बोलते हैं कि 36 बिरादरी के लिए हम काम करना है, लेकिन मेरे को हकीकत में ही 36 बिरादरी ने बनाया और मैं 36 बिरादरी के लिए काम करता हूँ। तो वो चुनाव एक आंदोलन हो गया था। उस समय आपने आरोप भी लगाया था कि जिनको बीजेपी की टिकट मिली थी कि कई करोड़ में शायद उन्होंने टिकट खरीदी है। देखिए, मैं समझता हूँ आज चुनाव को काफ़ी दिन हो गए, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं, उन चीज़ों को मैं रिपीट करना नहीं चाहता। आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके साथ उन सहयोगी विधायक के तौर पे हैं। जो चीज़ें थी मैंने सच बोला था, उस टाइम सारी चीज़ें हुई थी और वो लोगों ने समझी भी थी कि किस तरीके से एक आदमी ऐसा जो पार्टी की सरेआम मुखालफत करता है, सरेआम पार्टी का नुकसान करता है, सड़क पे आके वही टिकट ले आता है, उसके पीछे क्या रीज़न रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ इन पिछली बातों में नहीं जाना चाहता, और लोगों ने उस बात को बहुत करीब से समझा था। एक और बात को बड़ी करीबी से समझा कि मेरी मजदूरी रख ली, मजदूरी हाँ, नहीं दी मेरी। मजदूरी का मतलब ये होता है आपने आ, इतने सालों तक किसी से काम कराते हैं। अब सपोज करो हम यहाँ बैठे हैं, मान लें हमारी फैक्ट्री है, एक मजदूर जो सवेरे से शाम तक 10 घंटे 12 घंटे हम वो सामान ढोता है, पेटियाँ ढोता है, बोरे ढोता है। बाद में जब शाम को घर जाता है, जी मुझे पैसे चाहिए, मेरे को किया, तो उसको बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं, किस बात के पैसे। तो दुख होता है आदमी को जब पसीने निकलते हैं। और इस गन्नौर ने मेरे को बहुत करीब से ये देखा कि इतना पागलपन, इतना पैशन इस आदमी के अंदर कि सारा ही चुनाव पार्लियामेंट का मैंने खुद से ही खड़ा होकर मेरे कार्यकर्ताओं ने लड़ा। एक चेहरा वो जो दिन रात सोया नहीं, जिसने अपनी विधानसभा से ठान लिया था मैं यहाँ से बीजेपी को जिता के दिखाऊंगा, और एक चेहरा वो जिसने सरेआम ऑफिशियल तौर पे कहा था कि मैं यहाँ से हराऊंगा, और सरेआम सड़क पे आके उसने अपने लोगों को कहा कि बीजेपी को हरवाओ। और जब टिकट की स्थिति आती है तो उस आदमी को टिकट दी जाती है जिसने सरेआम पार्टी की मुखालफत की। तो लोग आहत हुए, पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वोटर, पदाधिकारी बहुत आहत हुए कि ये सरेआम एक तरीके से गाय काटी जा रही है। इतना भी आदमी समझ नहीं पा रहे कि ये ओरिजिनल बीजेपी है, इसने काम किया है। तो उस सिचुएशन में जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो बीजेपी की जमानत जब्त होती है, और बहुत लंबे चौड़े गैप से होती है। क्या क्या ऐसा था कि जिनको बीजेपी की टिकट दी कि एक बीजेपी का कैंप चाहता था कि इनको टिकट दी जाए और पीछे से आपको सपोर्ट दिया गया कि आप निर्दलीय लड़े चुनाव? देखिए, जब मैंने ये बात बिल्कुल आज भी बेबाकी से कही, आपने भी पूछा किस जरिए से टिकट आई, मैंने कहा उनकी कार्यशैली ये है, पार्टी के लिए वो इन्होंने ये काम किए हैं, मैंने ये काम किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो टिकट है, जब जिसके अंदर जन भावना ही नहीं थी, टिकट के अंदर जिसके अंदर कार्यकर्ता के भाव ही नहीं थे, जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं थी, इंसाफ ही नहीं था, तो लोगों ने सरेआम उस पर डंडा चला दिया, उसके ऊपर दिखा दिया कि भाई सब कुछ टिकट ही नहीं है, हम भी हैं। ठीक है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी गलत फैसला लेगी तो हम उसका ऑब्जेक्शन करेंगे। ऑब्जेक्शन के तौर पे उन्होंने दिखा दिया ओनली 17,000, मेरा 77 प्लस, तो ये बहुत बड़ा गैप था। और कोई भी आदमी अंदाज़ा लगा लेगा इस बात से, यदि गैप हो ना 10,000 का, 20,000 का, उसको 50,000 मिल गए, मुझे 60 मिल गए, या उसको 40 मिल गए, मुझे 60 मिल गए, वहाँ तक तो बात ठीक है। एक आदमी को आप 20% वोट मिल रही है और एक आदमी को आप एक तरफा जा रहा है, तो उससे क्लियर होता है कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है डिसीजन में। उस समय खट्टर साहब से बातचीत हुई आपकी? क्योंकि ऐसा बोला जाता है आप खट्टर साहब के कैंप के हैं और उनके तो बड़े प्रिय रहे हैं। मैंने खट्टर साहब के साथ आपकी जितनी तस्वीरें देखी, शायद ही आपकी उम्र के मैंने किसी नेता के साथ देखी हो, और वो स्नेह झलकता है कि खट्टर साहब का आपके प्रति, आपका भी उनके प्रति। वो एक बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन इंसान होने की वजह मैं उनसे जुड़ा हूँ और उनको बहुत मानता हूँ। मैंने आम जीवन में भी, नॉर्मल लाइफ में भी, रूटीन लाइफ के अंदर भी ऐसा इंसान नहीं देखा। आज भी कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, जितनी इंसानियत उसके अंदर है, जितने इमोशंस उसके अंदर है, जितना समर्पण उनके अंदर है, एक ऐसा आदमी जिसको परिवार का मतलब केवल ये समझता है कि हरियाणा मेरा परिवार है। जब हरियाणा की सेवा कर रहे थे, हरियाणा का जन जन उसका परिवार का सदस्य था। इतनी अंदर से इमोशंस, हरियाणा की एक एक चीज़ के लिए दिन और रात मेहनत करना,
और आज देश की सेवा कर रहे हैं तो देश के प्रति समर्पित हैं। उनके फैसले देखिए, सीएम रहते उनके फैसले देखिए, क्या क्या ऐतिहासिक फैसले हुए। आज मैं समझता हूँ तीसरी बार यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसमें बहुत बड़ा रोल आदरणीय मनोहर लाल जी के जो ऐतिहासिक डिसीजन है उनका रोल है। जो चर्चा चली थी नौकरी की, पर्ची खर्ची वाली बात, ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारी सरकारों ने बाद में किया और उसका फ़ायदा उठाया है कि ट्रांसपेरेंसी जो नौकरी में लेके आए। मैं समझता हूँ कि हर काम में उन्होंने ये देखा कि ये हरियाणा मेरा परिवार है। 24 घंटे हरियाणा का मैप यहाँ दिमाग में रखना, 24 घंटे। आप पता करो कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन परिवार के मेंबर हैं, और आज कल वो कहाँ थे, आज कहाँ हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है। वही सादगी से रहते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदार के जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाता है जब किसी का परिवार का आदमी या रिश्तेदार सीएम बनता है, मंत्री बनता है, एमएलए बनता है, उनके अंदर भी बदलाव आता है। मैं कहता हूँ 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आज केंद्रीय मंत्री हैं। परिवार जहाँ था वहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, ये मेरी जन्मभूमि है, मेरा परिवार है, माता पिता है, मेरे भाई भतीजे हैं, बट मेरा आज के दिन मेरा परिवार केवल मेरा हरियाणा है। मैं हरियाणा का एक एक जन मेरा परिवार का सदस्य है। आज केंद्र में सेवा कर रहे हैं तो अच्छे फैसले ले रहे हैं, तो इसलिए अच्छा इंसान होने की वजह से मैं उनसे जुड़ा था, उनका सम्मान करता हूँ, उनसे सीखता हूँ। उस समय उन्होंने कुछ दुख, कुछ इस तरह की भावनाएं व्यक्त की थी? कोई बातचीत हुई थी? ये चुनाव के दौरान व्यस्तता रही आपकी और उनकी, दोनों की? देखिए, सारी बातें हुई थी और उन्होंने बाद में कैमरे पे भी बहुत सारी चीज़ें बोली कि देवेंद्र कादियान का फ़ोन आया था। मुझे लगा कि बहुत गुस्सा करेगा टिकट कटने के बाद, बट मैं हैरान हो गया। उसने मुझे थैंक्स कहा कि मनोहर लाल जी धन्यवाद, आपने मेरे लिए कोशिश की, शायद मेरे भाग्य में वो चीज़ नहीं है, तो मैंने उनका धन्यवाद किया। तो वो उससे भी प्रभावित हुए। एक अच्छी बात उनकी ये थी कि उलाहने नहीं दिए। नहीं, वो बेबाकी से कुछ भी पूछ लेते हैं मेरे से, आज भी कुछ भी पूछ लेते हैं, और हमेशा मेरा उनका केवल सच बोलना होता है, चाहे कुछ भी चीज़ें हों, चाहे कुछ भी चीज़, मुझे सच बोलना होता है उनसे। तो उनसे मैं इसलिए प्रभावित हूँ कि एक बेहतरीन इंसान और इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद मैं समझता हूँ ऐसे भाव रखता है जो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, इसलिए मैं उस इंसान को बहुत ज़्यादा उनसे मेरे अटैचमेंट है, लगाव। गन्नौर में राहुल गांधी भी आए थे और यहाँ पे मैंने देखा, मैं खुद उसको कवर कर रही थी उस पूरे इवेंट को, तो मैं यहाँ पे देख रही थी काफ़ी सारी भीड़ थी पूरे गन्नौर में। उस समय मैं कुलदीप शर्मा साहब से भी बातचीत कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था बीजेपी की बड़ी नेगेटिविटी थी और आपको लेके भी कई तरह की ऐसी टिप्पणियां थी। तो उस समय आप पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि राहुल गांधी भले ही आ जाएं, भले ही कितना ही माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखे, तो मैं पूरी अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। देखिए, चुनाव में हमारा एक स्लोगन था, गन्नौर का बेटा, और मेन हमारा स्लोगन था, नेता नहीं बेटा। चुनाव में गन्नौर की विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था और मेरे अंदर जो आक्रोश था, जो एक तरीके से उसको गुस्सा भी कह सकते हैं, अपनी एक भावना व्यक्त भी करना कह सकते हैं। आपने कहा शुरू में कि बड़ा इमोशनल हो जाते थे आप, एग्रेसिव हो जाते थे। एग्रेसिव केवल मैं नहीं था, एग्रेसिव गन्नौर का हर व्यक्ति था। हमने एक नॉमिनेशन के टाइम में एक रैली करी थी, कैमरे पे बोल रहा हूँ, जितनी वोट एमएलए बनने के लिए आदमी को चाहिए होती, मैंने उतने लोग उस प्रोग्राम में आ गए थे। वोट डालना अलग चीज़ है, किसी की रैली में अंदर की भावना लेके आ, उसको हिम्मत देनी, उसको हौसला, उतने लोग आ गए थे। आई थिंक 50 से 60 हज़ार लोग आ गए थे। 50-60 हज़ार में एमएलए बन जाता हूँ। मौके पे यदि वोट डलवानी हो तो उसी टाइम हो गया सब कुछ। हो सकता है ये कारण भी हो कि देवेंद्र कादियान धन से बाहुबली व्यक्ति हैं, उस समय इमोशनल सपोर्ट भी आपके हिस्से था। देखिए, मेरा जो व्यापार है वो बहुत ट्रांसपेरेंसी से चलता है, सबको पता है। हमारे यहाँ दाल मखनी, शाही पनीर सब कुछ मिलता है। आप इस दरवाजे से घुसो, उससे निकल जाओ, कोई फूड के अलावा हमारा कोई बिज़नेस नहीं है। बाहुबली वर्ड में इसलिए नहीं लगाता क्योंकि हमारा इस बिज़नेस में एक एक बूंद पसीना इसके एक एक कण में लगा हुआ है। कोई हमारा शॉर्टकट नहीं है। हमारा 20 साल का हमारी जर्नी 2005 से हमने शुरू किया और एक एक आदमी गवाह है हरियाणा का
जब मैंने कहा शुरुआत में कि सब्जी जिनके साथ बेची वो सब जीवित हैं, कुछ लोग सब्जी बेच रहे हैं। ढाबे में जब मैं यहाँ आया पहली बार, छोटी सी मुझे दुकान लेनी थी। ये मेरे बहुत अजीज़ हैं, अमरीक सुखदेव ढाबे वाले में अमरीक सिंह, कई मेरे साथी हैं। उस टाइम छोटी सी दुकान मुझे किराए पे नहीं मिली। कोई भी कारण रहा, या इनको ये लगा होगा देहात से आया है क्यों पंगा लिया, या फिर स्पेस था नहीं था, उनके मन में थी नहीं थी, लेकिन मुझे दुकान नहीं मिली थी छोटी सी। आज 13 हमारे यूनिट्स चल रही हैं, जिसमें 5 हमारी हवेली यूनिट है, बाकी हमारा ढाबा यूनिट है, और आई थिंक 6 इस साल ओपन हो रही हैं। और बहुत सारे हमारे काम चल रहे हैं जिन पे हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली है, तो हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ रहा है। तो मैं उस दिन को याद कर रहा हूँ कि एक नौजवान को मुरथल में एक छोटी सी दुकान किराए पे नहीं मिलती, लाइक खोखा कैबिन, और उसने इतना बड़ा एक अपना बिजनेस खड़ा किया, और बहुत ट्रांसपेरेंसी से, जिसके अंदर आप कभी भी आ जाइए, कभी भी दिन रात आइए, हमारे किसी ब्रांच पे जाइए। पहली बात तो हमारी पहचान ये है कि मन्नत का खाना बहुत अच्छा है, सब लोग नाम से आते हैं। बहुत सारे चुनावी राजनीति में, सियासत के अंदर जब लोगों को कोई चीज़ मिलती नहीं है, कोई चला देता है नहीं नहीं ये रोटी की आड़ में ड्रग्स बेची जाती है। मैं कहता हूँ आप हमारी किसी ब्रांच पे जाइए, शाम को हमारे पास कॉल आती है, इसलिए नहीं आते कि भाई हम आपके ढाबे हवेली पे आए हैं, हमारे को डिस्काउंट दे दो, हमें फ्री खिला दो। कॉल इसलिए आती है कि हमें टेबल अवेलेबल करा दो। टेबल नहीं मिल रही, वेटिंग होती है हर ब्रांच में। जिनका फूड इतना अच्छा बिक रहा हो, ड्रग्स को बेचने की क्या जरूरत है? हमारा ब्रांड इतना अच्छा है, हमें नशा बेचने की जरूरत क्या है? तो ये सारी पॉलिटिकल चीज़ें हैं। हमारी जो मित्र मंडली होती है, जो सामने चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, जो लोग लड़े हुए हैं, वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा रचते हैं जिनका इस तरीके का प्रचार होता है। प्रचार में एक और बात आई कि देवेंद्र कादयान थोड़े से रहे इस तरीके के व्यक्ति, थोड़े से दबंग से स्वभाव के, लोगों को डराने वाले। ये बिल्कुल उल्टा आपको किसी ने फीडबैक दिया है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप बहुत रेयर ही वीडियो में मेरे साथ किसी गनमैन को देखेंगे। मेरा जो सुरक्षा कर्मी होता है, नहीं रखता हूँ ज़्यादातर, गाड़ी में बैठा है, मैं अपने काम पे लगा हूँ। मेरे को मेरी विधानसभा में कोई एमएलए विधायक नहीं बोलता है। मेरी विधानसभा में आपको कहीं भी ये वर्ड नहीं मिलेगा कि विधायक का निवास स्थान यहाँ है, विधायक ऑफिस यहाँ है। कोई भी म्यूनसिपल पार्टी का सरकारी बोर्ड नहीं लगा है, मैंने लगाया नहीं है, ना मेरी गाड़ी पे कहीं लगा हुआ है, ना मेरे घर पे किसी का फ़ोटो लगा है, ना मैं पॉलिटिकल ड्रेस जानता हूँ। मेरा जो थीम है, नेता नहीं बेटा, मुझे भाई बन के रहना है, मुझे बेटा बन के रहना है। कहीं भी आपको किसी भी एक प्रोग्राम में, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको नज़र आए, चाहे आप फिजिकल वहाँ जाके देखें, लोग मुझे देवेंद्र भाई बोलते हैं, मेरा कुर्ता पकड़ते हैं। किसी के मुंह से एमएलए विधायक नहीं निकलेगा गन्नौर में, बेटा इधर आओ, भाई इधर आओ। तो ऐसे आदमी को कोई ये कह रहा है कि भाई दबंग, हो सकता है कोई एक वैरायटी ऐसी हो जो गरीब लोगों को परेशान करता हो, जिसने शहर में कुछ व्यापारियों को लंबे समय से पीड़ित किया हो, उन पे हमारा डंडा चला हो, या कोई इलीगल काम करता हो, कोई गलत प्रवृत्ति के लोग हो जिन पे कानूनी कार्रवाई हो, उनको लगता है कि हम दबंग हैं तो अच्छा है। पीछे एक पत्रकार साथी ने चला दिया, कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई थी, तो रूटीन में जो हमारे डिपार्टमेंट हैं वो कार्रवाई करते हैं, जो बिना प्लानिंग के बिल्डिंगें बनती हैं या इंक्रोचमेंट होती है। उन्होंने कह दिया कि योगी वाला बुलडोज़र आप चला रहे हैं, क्या आपके अंदर योगी का साया आ गया है? मैंने पत्रकार साथी को कहा, यदि योगी का साया मेरे अंदर आ जाता है तो मैं तो भगवान का थैंक्स करूँगा। योगी बहुत अच्छे इंसान है, मैं पर्सनली लाइक करता हूँ योगी जी को। यदि योगी मेरे अंदर आ जाते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज योगी को ने पूरी यूपी बदल के दिखाई। हमारा यूपी वेस्ट कैसा होता था, इतने अच्छे आदमी, इतने अच्छे फैसले, तो उनके साथ यदि मेरे कोई कंपेयर कर रहा है किसी चीज़ को लेके, मैं तो खुश हूँ कि योगी का बुलडोज़र चल रहा है।
भाई गलत करोगे तो गलत होगा ही, उसमें चाहे कोई मेरा परिवार का सदस्य है, मेरा दोस्त है या कोई मेरा करीबी है, उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी उसके साथ नहीं खड़ा हूँ। हाँ, ये एक चुनावी राजनीति में बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं जिनको कुछ ना कुछ उल्टा बोलना ही होता है, उससे हमें परवाह नहीं होती। आप जब चुनाव जीते तो उसके कुछ दिन बाद ही जो उस समय बीजेपी की टॉप लीडरशिप थी या हाई कमान के नेता मैं कहूँ, आप उनसे मिलने चले जाते हैं। आपको क्या पहले उनकी ओर से फ़ोन आया था, बीजेपी के किसी व्यक्ति की ओर से फ़ोन आया देखिए था कि समर्थन दे दे बीजेपी को? देखिए सबको आजकल सब टीवी का, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब टकटकी लगाए रहते हैं कि कितनी सीटें किसको मिली। हमारे हरियाणा में 90 सीटें हैं, 48 सीट जब कन्फर्म हो गया कि अब बीजेपी की अपने बहुमत से सरकार बन रही है, 3 लोग हम इंडिपेंडेंट जीत के आए। तो मेरा ये मानना है, केवल मेरा नहीं, मेरे 2 और साथी हैं, सावित्री जिंदल जी हैं, राजेश जून जी हैं, तो सबको ये पता था कि लोगों की जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई है, हमें विधायक चुन दिया है, अब हमें लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना है। अब हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम विपक्ष में जाएं या सरकार के साथ जाएं। वो हमने स्वयं से फैसला करना था, अपने लोगों से फैसला करना था। मैंने एक बड़ा कार्यक्रम रखा लोगों का और उनसे पूछा कि भाई हमारे पास 2 रास्ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बिना पार्टी सिंबल के वोट दिया था, मेरे चेहरे पे दिया था और बोल के दिया था भाई हमारी विचारधारा फलां पार्टी की नहीं है, हम तुझे वोट दे रहे हैं। तो उनके भाव मुझे जानने थे कि भाई हम बीच में खड़े हो गए हैं। आप मुझे बाद में मत कहना कि मैंने खुद से फैसला ले लिया। तो एक बड़ी रैली रखी और रैली में सबने हाथ खड़े करके मुझे ये सहमति दी कि आप, हाँ, सरकार के जाने में ही समझदारी है, हमारे क्षेत्र का भला हो सकता है। और एक मेरे लिए अच्छी चीज़ ये थी कि कुछ ही दिन पहले, महीना भी नहीं हुआ था, हम उसी पार्टी में काम कर रहे थे, उसी की लीडरशिप ने हमारे को सम्मान के तरीके से देखा कि हमारे से चूक हुई है इस नौजवान को समझने में। इसने इतना अच्छा चुनाव जीता, इतना रिकॉर्ड तोड़ जीता कि पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होती है और ये इतने बड़े मार्जिन से जीत के आता है, तो एक भाव रहता है पार्टी के अंदर कि हमारा अपना ही तो था और उसने दिखा दिया कि उसमें ताकत है। उसने दिखाया लोग उसको चाहते हैं, लोगों की भावना इससे जुड़ी हुई है, ये लोगों की पसंद है। तो उस वजह से भी लीडरशिप ने मुझे सम्मान दिया, मुझे बुलाया और कहा कि आप सरकार में रहिए, जो चीज़ हो गई है उसको छोड़ दीजिए, वो हो गई जो भी होनी थी, अब आप सरकार से मिलके चलिए। और बहुत अच्छा है, आज 1.5 साल के लगभग समय हो गया, बहुत सारे बड़े कार्य सरकार के माध्यम से हमें गन्नौर के लिए मिले हैं और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने नए गन्नौर का सपना देखा था, उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो बीजेपी कैंडिडेट रहे उनके किसी पक्षकार का या उनके किसी पक्ष से आपको फिर फ़ोन कॉल आया कुछ ऐसा जब आप चुनाव जीत गए थे? देखिए, हर इंसान का अलग स्वभाव होता है। मेरी अपनी चॉइस रहती है किन लोगों को मैं सम्मान करूं, किन लोगों, कोई लोग मेरा सम्मान करते हैं नहीं करते हैं और कौन किस पृष्ठभूमि से है। तो हर इंसान का एक अलग अपना स्वभाव होता है। ना मैं कभी इस टाइप के लोगों के संपर्क में जाता हूं, ना ही वो मेरे संपर्क में आते हैं, ना मुझे किसी का कोई पर्सनल कंट्रोवर्सी है, किसी के अंदर कोई मेरी जीलियस है। जब इंसान चुनाव जीत जाता है उसके लिए पूरी गन्नौर विधानसभा, चाहे उसने मुझे वोट दी चाहे नहीं दी, मेरे लिए समान हो गया। मुझे सड़क बनानी है, सबके लिए बनती है। मुझे पानी पहुंचाना है, हम अब यमुना नदी से हम बड़ा एक रिन्यूअल बना के अच्छा पानी, शुद्ध पानी लेके आ रहे हैं। हमारा नीचे जो हमारा ग्राउंड वाटर होता ख़राब हो गया था, तो वो पानी सबके लिए आ रहा है। कोई ये तो नहीं आ रहा अभी आपने वोट नहीं डाला। तो मेरे भाव उसी दिन चेंज हो गए थे कि अब मेरा गन्नौर है, मेरे 1,94,000 वोटर मेरे अपने हैं, मैंने सबके लिए काम करना है। वो एक अलग चैप्टर है। हमारी सियासी लड़ाई किसके साथ है, कौन सी किसके साथ क्या खींचातान है, वो अलग है। लेकिन गन्नौर के लिए जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं भी दिया, मैं उनके लिए भी मेरे भाव बहुत अच्छे हैं, मैं सबके लिए कार्य करता हूं। बड़ोली साहब से आपकी रिश्ते किस तरह के रहे? बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। अच्छी बात यह है कि संघर्ष के समय हम साथ रहे हैं, वो परिवार हमारे से जुड़ के चला है। एक समय होता था, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कि हमारा 4 मुरब्बे का काम था। हमारी एक शॉप होती थी भालगढ़ में, उनकी कपड़े की शॉप होती थी। बहुत नीचे से निकल के आए हैं, आम परिवार से निकल के आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष तक का उन्होंने सफ़र एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक गए हैं। और आगे भी मेरी तो शुभकामनाएं हमेशा हैं, मेरी हमेशा उनका आशीर्वाद रहा है, आगे भी ज़रूर
पार्टी उनको एक सम्मान जनक तरीके से ऊपर सीनियर लीडरशिप में उनको स्थान मिलेगा, जो भी जिम्मेवारी मिलेगी अच्छी जिम्मेवारी मिलेगी। राज्यसभा इलेक्शन हुए, सतीश नांदल साहब लड़ रहे थे चुनाव, और वो थे ना, वो बीजेपी से समर्थित थे, वो मतलब पर्दे के पीछे से हम लगा लें, लेकिन एक तरह से सिंबल पे वो नहीं थे। उनको मैनेज करने में या ये नाम सुझाने में कि एक और कैंडिडेट होना चाहिए, भीतर भीतर खबर ये आई कि ये जिम्मेदारी आपको भी दी थी। देखिए, सतीश नांदल जी से मेरे पर्सनल घरेलू संबंध है, उसको हम पॉलिटिकल नहीं कह सकते, घरेलू इन द सेंस कि बहुत पहले से हमारा प्यार प्रेम है। और जब ये भाव आए थे, जब ये गणित चल रहा था आपस में हम लोगों का, अच्छा, आपका और नांदल साहब का, हम सब लोग जिसमें हम सारे साथी बैठते हैं, कभी जब सेशन होता है तो कांग्रेस बीजेपी सब मिक्स हो जाता है, इनेलो सब मिक्स हो जाता है, तो कैलकुलेशन करते हैं, तो ये भाव आया। कुछ साथियों से हमने ही अपने भाव एक दूसरे से शेयर किए और नांदल साहब से हमने बात की, और मैं बोला भाई आप पार्टी में हो, आप उधर से ही मदद मांग लो, उधर से मदद मांग लो, हम आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं। तो ये चीज़ जो डेवलप हुई थी हमारे से हुई थी। अब और सारे मिलके ये चीज़ तय कर रहे थे, उसमें ये कांग्रेस वाले भी थे। देखो, किसी काम की शुरुआत जब होती है, कोई जब भाव शुरू होता है, सतीश नांदल जी को मुझे नहीं लगता कि उनको अंदाज़ा था कि भाई मैं कैंडिडेट बनने जा रहा हूँ इंडिपेंडेंट के तौर पे। वो सब हमारे जैसे साथियों ने ही उनको बोला था कि आप लड़िए, आप ऐसे इंसान हैं जिस पे हर कोई पार्टी का कोई प्लेटफॉर्म आप पे नहीं है, आपको सब लोग वोट डालने वाले हैं, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, दूसरे भी, इंडिपेंडेंट भी। वो ठीक है, एक वोट का उनका रह गया, एक अच्छा चुनाव लड़ा, और बहुत सारी चीज़ें बाद में आती हैं। मेरे को भी लेके नाम घसीट दिया कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने कि नहीं नहीं इसने झूठ बोला। फाइनली जो भी हुआ, सामने बोला था तो उन्होंने चुनाव लड़ा। तो मेरा ये मानना है कि एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा था ऐसे नौजवानों के द्वारा, ऐसे विधायकों के द्वारा, कि हाँ राज्यसभा में भी निर्दलीय और हम सब लोग मिलके उसको बना सकते हैं, जो बना ही दिया था। आई थिंक एक वोट की कमी रह गई थी। लेकिन वो निर्दलीय ये होता है ना कि आप धनाढ्य व्यक्ति हैं और आप धन के सहारे अपनी जीत को खींच रहे होते हैं, ये तो बिल्कुल वैसा प्रकरण रहा ना। देखिए मतलब ये हांगे की लड़ाई रही, हांगे ते जीत की लड़ाई देखिए, रही। मैं कह रहा हूँ, देखिए वोट तो एमएलए की पड़नी थी ना, वहाँ तो संविधान है, केवल एमएलए ही पड़नी थी, हरियाणा के एमएलए की पड़नी थी। अब सपोज करो कोई आदमी आपको हाथ में एफिडेविट लेके थोड़ी आएगा कि भाई मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूँ, मैंने कुछ भी स्वार्थ भावना से नहीं दिया है। विपक्ष का काम ये रहता है कि सामने वालों के प्रति कुछ ना कुछ कीचड़ उछालना, कुछ ना कुछ चीज़ें निकालना। जब किसी पार्टी को लगता है कि हमारे ही कैंडिडेट को वोट नहीं मिल रही है, हमारे पार्टी के लोग दूसरी जगह वोट डाल रहे हैं, तो उनको कोई बिकाऊ बोले, कोई ये कहे कि भाई इन्होंने ये तोड़ दिया। वो चुनाव एक भावनात्मक चुनाव था, जिनकी इमोशंस, जिनके भाव ये कह रहे थे कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद है। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, अब तो चलो सांसद हैं, हमने तो बधाई दी उस दिन उनको, किसी को पता नहीं था कौन है वो, कोई जानता नहीं था। सारी कांग्रेस आपस में कह रही थी कि कौन आ गया। और हो सकता है यदि कोई कांग्रेस का जिस मेहनती कार्यकर्ता, जिसने मेहनत की हो संगठन के लिए, जिसको जानते हों लोग, उसको यदि टिकट मिली होती तो शायद हम जैसे लोगों के में भाव नहीं आते कि भाई कैसे गणित फिट होगा। वो तो कांग्रेस पार्टी का मजबूत आदमी है, तो ये शुरुआत ही वहीं से हुई। एक ऐसे कैंडिडेट को उनको लेके आए जिसको कोई जानता नहीं था। ठीक है, उनकी किस्मत तेज थी, वो बन गए, जैसे भी जोड़ तोड़ लगा के बन गए। लेकिन मेरा मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टियां कई बार डिसीजन ऐसे लेती है जिनसे वो खुद ही उलझ के फंस जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी को जब भी किसी तारणहार की आवश्यकता होती है, किसी भी चुनाव में या राज्यसभा चुनाव में ही देख ले, तो आप एक तारणहार जरूर हैं बीजेपी के, चाहे वो फाइनेंशियल सलाहकार लगा लें, ऐसा कुछ या नहीं है, वो एक अच्छे मैनेजमेंट करता व्यक्ति लगा लें। गन्नौर का एमएलए हूँ, गन्नौर के बारे में सोचता हूँ, गन्नौर के लिए प्रयासरत रहता हूँ, या अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के अपने बच्चों में, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, या अपने व्यापार में, हमारा फूड का बिजनेस है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने गन्नौर के लिए काम करना है। वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट था, हम सब लोगों ने मिलके, बहुत सारे साथी जिन्होंने वोट डाली, उन सब ने मिलके वो डिसीजन लिया था। सारों के अगर नाम बता सके तो? नहीं, वो सब चीज़ें सबके सामने हैं। नहीं, सारों के नाम नहीं आए। नहीं, जिन्होंने क्रॉस वोट की उनको तो जानते हैं हम लोग। देखिए वो सब कुछ सबके सामने है।
वोट कैंसिल हुई वो नहीं बताया, किन की हुई थी? वो सबको सामने है ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। वो अच्छा बस ये बता दीजिए आपको ये ऑफर कितना हुआ आपको था? यदि क्रॉस चेक करना हो ना हाँ। कि ये चीज़ क्रॉस चेक करनी हो, तो फ्यूचर में जब चुनाव आएगा ना, हम्म, तो पार्टी जिनको ये पता है कि हाँ भाई ये चीज़ें ये हुई है, हम्म। उस टाइम आपको थोड़ा सा फील आएगी। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 ये नहीं, और सीनियर लीडरशिप की बात कर रहा हूँ मैं, लोगों की, जो कह रहे हैं, जो लांछन लगा रहे थे हमारे ऊपर ये सब करके, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ढके रहने में ही ठीक है। अब मेरे को भी एक पार्टी ने कह दिया कि इसने हमारा नाम लिया, हम उसको माना नहीं, ठोक देंगे, ये कर देंगे। हाँ, कर दो अभय भाई, चौटाला जी ने कहा था। करो ना, फिर किस लिए लेट। मैंने मन से भाव से बताया है। जब एक साथ बैठ के ऐसे जैसे हम सोफे पे बैठे हैं, बात होगी, नहीं नहीं भाई आप आगे बढ़ो, हम साथ हैं, तो हमारा पुराना कार्यकर्ता रहा है, हमारा भाई है, आप आगे बढ़ो। ये अब पर्सनल बातचीत हुई थी आपकी अभय चौटाला साहब नहीं से? नहीं, पर्सनल का मतलब हम विधायक लोगों की, अच्छा, विधायक अभय जी से नहीं बात हुई तो मेरी। इनेलो के फिर कौन विधायक थे उस समय? या तो अर्जुन चौटाला या फिर आदित्य देवीलाल? और कहाँ से, दो ही एमएलए हैं। हाँ। मेरा आज भी मेरे भाई हैं, मिलते हैं, हम्म, बैठते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारा एक सामूहिक विचार बन गया। हम्म, और जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत बेबाक इंसान हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ। अब आप सोचने की है, क्वेश्चन मार्क तो उन पर भी है। यदि आपको वोट नहीं डालना था, वोट नहीं देना था, तो किस लिए 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम चेंज किया? नहीं नहीं अभी हमने फैसला नहीं लिया, हम बताएंगे, 12 बजे बताएंगे जी, 2 बजे बताएंगे जी, 4 बजे बताएंगे। किस बात का वेट हो रहा था? किस बात का इंतजार हो रहा था? किस वजह से 3 बार वो टाइम चेंज हुआ? देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो ठीक है, उनकी पर्सनल पार्टी संगठन की बातें हैं। मैंने सच बोला था कि भाई हम सब लोग बैठ के, हम जितने भी हमारे एक विचारधारा के, जिसमें सारी पार्टी के साथी थे, कि भाई नांदल साहब हम आपके साथ हैं, आप इसमें प्रयास कर लो, हम आपके साथ खड़े हैं उस चीज़ में। वो उनको उन्होंने डिनाई करना था, हो सकता है कोई पॉलिटिकल उनको माइलेज चाहिए होती होगी, भाई एक चीज़ को हाँ भर के उस बात से फिर मुकर जाना, उस बात में मुझे नहीं जाना। लेकिन जो मैंने बोला सच बोला, मैं आज भी उस चीज़ पे कायम हूँ। हमारे ही हमारा एक साथियों का समूह है, उसके बाद भी चुनाव हो गया, आज भी हम बैठते रहते हैं, आज भी उलाना देते हैं आपस में बैठ के, अरे भाई तूने क्यों वो करा दिया, यदि हाँ ही भर ली थी, फिर क्यों तुम पीछे हट गए? हम आपस में आज भी करते हैं। उसको आप मजाक लगा लो या जैसे भी लगा लो, आज भी बोलते हैं कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, हाँ बढ़नी है तो फिर पक्की बढ़नी चाहिए, किसी को भरोसे में नहीं रखना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं, हो जाती हैं कई बार। 100 चीज़ें होते हैं जब कोई पार्टी के जब एमएलए होते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में ही रहती है, वो लीडरशिप उनकी फैसला लेती है। कुछ भी चीज़ रही होगी उस टाइम, मैं अच्छा नहीं ये कह रहा कि जो ऑफर किया गया, जिन्होंने वोट क्रॉस किया या फिर जिनके वोट रद्द हुए, तकरीबन 10 करोड़ या 15 करोड़ तक की बात हुई थी। देखिए कुछ तो अंदाजा देते मैं कह थोड़ा रहा हूँ, बहुत। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि हमने साथ बैठ के जब ये विचार किया, जब हमारा एक कैफ़े है वहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं, तो शायद कि नांदल साहब ने उनको कॉफ़ी भी पिलाई हो। कॉफ़ी का भी बिल उन्होंने ही दिया था जिस दिन हम ये विचार कर रहे थे नीचे बैठ के कैफ़े में। यहाँ तो 10 करोड़ की 50 करोड़ की बात हो रही है, ये हो गया। कोई ऐसा नहीं है, सब अपने दम से सक्षम लोग आए हुए हैं, ये लांछन नहीं लगाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों पे चलो एक आध आदमी तो लगा लेते हैं, भाई हम मानते हैं कि उनको इस वजह से लगा लिया कि भाई उनके फाइनेंशियली बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिनको हर चीज़ से सक्षम है, वो लोग जिनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती 5-10 करोड़, उन लोगों को कह रहे हैं कि आप लेके। तो ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई पैसे का लेन देन हुआ, कहीं नहीं। तो सबके अपने भाव थे। अब चुनाव आते हैं, बहुत सारे लोग दूसरी पार्टी के उसमें चले जाते हैं, हो सकता है कुछ साथियों के भाव होंगे भाई हम फला आदमी की मदद करना चाहते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग हो जाती है, भी नहीं नहीं मुझे इस पार्टी में नहीं रहना, मैं तो उसमें रहूँगा। तो उस चीज़ को आप पैसे से जोड़ो कि वो उन्होंने अपना ईमान बेच दिया, ये गलत चीज़ें हैं। जब तक किसी चीज़ का कोई प्रमाण ना हो, जब तक कोई चीज़ ना हो, तो ऐसे किसी पे लांछन नहीं लगाना चाहिए। ये पॉलिटिकल लोगों का एक अलग दुनिया है, उस दुनिया में आप लोगों को नहीं घुसना चाहिए। वो ऐसे उल्टे सीधे लांछन लगा देते हैं जो कि झूठ होते हैं। मैं आज देख रही थी आपके काफिले को, तो बड़ा, जैसे आपने बताया कि आपके साथ आपके गनमैन नहीं थे, मैं देख रही थी कि आम लोग ही बैठे थे, आप भी भीतर कुर्सी पे कुछ काम कर रहे थे, लोग आपको आ रहे थे, अपने काम सारी आपके समस्याएं सब सारी सुना रहे थे, आप उनकी सुन भी रहे थे। तो इस तरह का आपने पूरा ऐसा बना के रखा है, मतलब वो वीआईपी कल्चर नहीं, या इतना ज़्यादा ताम झाम नहीं। देखिए मैंने पहले भी कहा,
मेरी एक सोच है, जिन लोगों की वजह से मैं हूँ, जिन लोग, क्योंकि आदमी की एक टीम होती है, एक लोगों का आशीर्वाद होता है जिनकी वजह से हम हैं। मेरा अकेला मैं या मेरे परिवार ने तो कुछ किया नहीं, उन लोगों को। और ये चुनाव से पहले भी मैंने बोला था कि एक ऐसे एमएलए, सेम आई थिंक इसी जगह पे मैंने कोई इंटरव्यू दिया था चुनाव से पहले, कि एक ऐसा एमएलए बनाना है जिसका हाथ पकड़ना आसान हो, जिससे बात करना आसान हो, जिसके अंदर फील आए मेरा भाई वैसा ही है, ये मेरा मेरा बेटा वैसा ही है, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं आया। एक नेता ऐसा, एक एमएलए ऐसा है जिसके बहुत सारे गनमैन मिनिस्टर के रहते हैं, आम आदमी को झिझक होती है, ये मैं इससे बोलूँ कहीं, पहुंच नहीं नहीं पाता आदमी हाँ, कई बार। कहीं कोई गनमैन मेरा हाथ ना पकड़ ले, कोई मुझे टोक ना दे, उसको झिझक होती है। हमने उस झिझक को दूर कर दिया है, महसूस कराया है गन्नौर के लोगों की एमएलए भी आपका ही बेटा है, आपका ही भाई है। एमएलए कोई ये नहीं बन जाता कि एमएलए की स्टैंप लगी तो वो कोई बाहुबली हो गया, ताकतवर हो गया। उनको ये रियलाइज कराया कि ये हमारे बीच का है। बहुत बार तो लोग मुझे पहचान नहीं पाते, प्रोग्राम में जाता हूँ, शादी में ढूंढ ले यार वो आया हुआ है, पर है कहाँ, मिल नहीं रहा। मिले कैसे? भीड़ में गनमैन से पहचान हो जाती है, कुर्ते पजामे से, वो दोनों चीज़ मेरे पास है नहीं, कैसे ढूंढना पड़ता है उस चीज़ का। तो अच्छा लगता है आम लोगों जैसा, चुपचाप आया, अपना टेंट में घुसा, प्लेट उठाई, खाना खाया, चला गया। तो ये आपने सीखा नहीं? मैं तो बहुत सारे विधायकों को देखती हूँ, आपकी उम्र के ही विधायकों को देखती हूँ कि वो सफ़ेद कुर्ता पजामा और फिर वो 3-4 गनमैन और एक अच्छी से गाने की रील बनाना, वो थोड़ा सा मतलब होता है ना साउथ के हीरो जैसे ऐसी फीलिंग लेके, और 10-20 गाड़ी का काफिला। मैं जिस दिन पहली बार ये वर्ड मैंने छाटे ना, दोनों वर्ड, नेता और बेटा, नेता नहीं बेटा, उस दिन ये चीज़ तय हो गई थी। उस दिन मेरे मन में जो उस टाइम के नेताओं के प्रति जो एक विचारधारा बनी हुई थी। हम कई बार बोल नहीं देते हैं जब कोई बात होती, भाई ज़्यादा नेतागिरी मत कर, कहते ना, तो नेतागिरी में उस टाइम का भाव क्या रहता है, उसका इसका मतलब नेता के प्रति उसका नज़रिया अच्छा नहीं है। घमंड मत दिखावा है वो वाला। हाँ, भाई आप ज़्यादा नेतागिरी मत कर, हाँ, और कई बार को ज़्यादा पॉलिटिक्स मत कर, हाँ। इसका मतलब पॉलिटिक्स का भी भाव लोगों में डबल माइंड है, शानपत्ती मत कर, हाँ, पॉलिटिक्स का। तो हमने कहा नेता नहीं बेटा, बेटा का मतलब हमारा भाई, हमारा बेटा, मेरे परिवार का हिस्सा, और सब कुछ हमारी चीज़ें सेम थी, आज भी वही हमारी थीम है, वही हमारा पैटर्न है, वही मेरी बॉडी के अंदर है, वही मेरे थॉट्स है। मैंने कुछ भी चीज़ अपने आसपास आने नहीं दी। आती है, बहुत चीज़ें आती है। मैं तो साइकिल से लेके वहाँ तक का सफ़र तय किया है। एक बार लगती है ठंडी ठंडी हवा, बट वो ठंडी हवा बहुत नुकसान की होती है, इंसान को उसके संस्कारों से दूर ले जाती है, उसकी इंसानियत से दूर ले जाती है। अच्छा लगता है जब हम एक नॉर्मल शादी में जाते हैं, उन लोगों के भाव, आनंद आता है। एक बहुत बड़ी शादी में जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन किसका कहाँ है, चले गए, ढूंढना पड़ता है, भाई साहब मैं आया हूँ, इधर बैठा हूँ। गरीब लोगों में जाता हूँ, अच्छा लगता है, सारे बैठते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि हमारा भाई आया है, उनके साथ बैठ के आनंद आता है, हमें भी लगता है कि खुश हुए, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कांग्रेस के विधायक भी आपके कई सारे दोस्त हैं। विधानसभा सत्र के दौरान हम देखते हैं कि उधर से कांग्रेसी भाजपा पे बड़ी ऐसी टिप्पणियां करते हैं, और फिर किस तरह से फिर ये दोस्ती हो जाती है? देखिए, मेरा तो एक रीजन ये भी है कि मैं पहले दूसरी उस पार्टी में रहा हूँ। दूसरी बात, एक यूथ लोगों का हमारा एक ये रहता है, जैसे हो नहीं जाता डिपार्टमेंटली, पुलिस का कर्मचारी चाहे दूसरे स्टेट का हो, कई बार कहते भाई साहब मैं स्टाफ से हूँ, तो हमारा भी एक स्टाफ है एमएलए का। तो जब हम वहाँ नहीं होते हैं तो बैठते हैं सारे, हमारे विधानसभा टूर होते हैं, हम सबकी फैमिली भी आपस में मिलती है। बट मैं इनको बहुत बोलता हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ कांग्रेस के साथियों को भी, कुछ हमारे साथियों को, मैं कहा भाई जब मुद्दा सही हो, पब्लिक से जुड़ा हो, भाव हमारे ये नहीं होने चाहिए कि बीजेपी वालों ने जो भी बोला उसका उल्टा बोल रहा है, ये यार गलत है। किसी बात पे क्लैपिंग भी होनी चाहिए, अच्छे कार्य पे। मान लिया कोई भी अच्छा कार्य हुआ है, कोई भी सरकार के अच्छे फैसले हैं, उस टाइम कांग्रेस को भी क्लैपिंग देनी चाहिए। और कोई विषय कांग्रेस का यदि अच्छा आ जाए या किसी दूसरे विधायक साथी का आ जाए कि भाई आपको इस पे विचार करना चाहिए और करने लायक है, तो मैं कहता हूँ उसका भी स्वागत होना चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जिनकी आप बात कर रहे हो, जो मेरी रो में जो बैठते हैं, मेरी लाइन में जो बैठते हैं, मेरे साथी, जस्सी पेटवाड़, जस्सी भी है, हाँ। बहुत सारे हैं,
हमारा बलराम भी है, भालू, सब हम सारे हैं, अर्जुन है, सब है, आदित्य वो सुरजेवाला, आदित्य चौटाला। तो मैं उनको बोलता हूँ बाद में, मैं कहा भाई एक आध चीज़ पे तो सबको एक रहना चाहिए जो अच्छी चीज़ है। सारा हरियाणा देखता है, जब हम इकट्ठे देखेंगे कि अच्छे फैसले के ऊपर दो सबकी सहमति एक जैसी है तो लाइक करते हैं लोग। और एक हमने मन बना लिया कि जो मुंह से निकलेगा वो खड़ा होना और चिल्लाना है, तो उससे कोई लोग खुश नहीं होते। आपको देखा है, मैं बहुत संतुलित बोलता हूँ और कई बार कई चीज़ें सरकार की बात भी बोल देता हूँ कि हमें सरकार को इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए, समझना चाहिए, इसके और सुधार की जरूरत है। बेबाकी से बोल देते हैं, कोई बुरा थोड़ी लगता है किसी चीज़ को, या कोई क्वेश्चन मार्क थोड़ी हो गया। उसका मकसद ही वही है, विधानसभा का हम बैठे हैं सेशन में, हम हरियाणा के लिए फैसले लेने के लिए चुन के आए हैं। केवल 90 ही लोग ऐसे हैं जो हरियाणा का भविष्य तय करने के लिए लोगों ने भेजा है, तो क्यों ना बेबाकी से चर्चा करें। लेकिन फिर सारे एक साथ मिल लेते हैं, कांग्रेसी भी एक साथ दिखते हैं खाना खाते हुए, भाजपा भी एक साथ दिखते हैं, वो एक ऐसा लगता है कि एक्टिंग क्लास जैसा हो रहा है। तो नहीं, देखो सच्चाई तो ये है, मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, सच्चाई तो ये है कि इंसान का प्रोफेशन कुछ भी हो, मैं ढाबे वाला हूँ, क्या फिर मैं इंसान नहीं हूँ? एमएलए हूँ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हर किसी में इंसानियत तो है, सबकी, सबके अंदर होता है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि कांग्रेस के एमएलए के बेटे के रिश्ता बीजेपी के एमएलए की बेटी के साथ हो गया, मंत्री के साथ हो गया। जब रिश्ता हो गया, रिश्तेदारी होगी तो घर ही हो गया ना। तो वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। हमें अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अपनी विचारधारा के साथ रहना होता है। हम बोलते हैं, हमें जो हमें लगता है कि ये चीज़ ठीक है, हम अपने भाव रखते हैं, वो अपने रखते हैं। बट इसमें मैंने जैसे कहा कि मेरा ये मानना है कि कई चीज़ों पे हमें सबको इकट्ठा रहना चाहिए। ये अच्छे प्रयास है, होता भी है, बट मैक्सिमम ये हो जाता है, मुझे उस बात का बुरा लगता है। मैं फिर इनकी टोकाटाकी करता हूँ कि बस उनको शोर शराबे से मतलब है, हाय ये गलत कर दिया, वो कर दिया। अरे महाराज कुछ तो देख लो, कुछ चीज़ें ठीक हो रही उसके लिए तो ओके बोल दो, हाँ ये तो अच्छा फैसला हुआ। आपने दिमाग में बिठा लिया कि जो भी बोलेंगी बीजेपी के लोग या सरकार के लोग, मुख्यमंत्री जी, कोई मंत्री, हमने उसका उल्टा बोलना ही बोलना है। तो ये भाव नहीं होने चाहिए, अच्छी चीज़ों का स्वागत होना चाहिए। और कोई चीज़ सरकार से कोई कसर रह गई, कोई चूक हो गई, कोई उसमें चेंजमेंट करनी है, कोई बदलाव करना है, तो वो खुल के हमें बोलना चाहिए कि मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं फलां मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से, इसमें ये चीज़ हम अच्छा कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन आप जनता दरबार भी लगाते हैं? जी, सोमवार का हमारा दिन रहता है जो जिसमें हम पब्लिक ग्रीवेंस लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि उस दिन हर तरीके के विषय आते हैं, क्योंकि जो मेरी पहचान है वो जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो जिन बच्चों को एजुकेशन में घर के हालातों से जूझना पड़ता है, स्पोर्ट्स में, वो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनसे मैं फाइनेंशियल मदद करता हूँ। हमारी संस्था है देवा संस्था, उसके माध्यम से हम चैरिटी करते हैं। बहुत सारे मेरे अजीज साथी बिजनेसमैन उसमें डोनेशन देते हैं, उस माध्यम से हम अपने लोगों की मदद करते हैं। मैं देख रही हूँ कि गन्नौर में नए नए फ्लैट्स बन रहे हैं, नई नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो क्या यहाँ से लग रहा है कि गन्नौर एक नए आयाम स्थापित कर रहा है? देखिए, केवल गन्नौर ही नहीं, मैं समझता हूँ, मैं पूरे सोनीपत ज़िले की आपको बताना चाहता हूँ। और इस बात के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, विशेष तौर पे केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय मनोहर लाल जी को भी, और प्रधानमंत्री जी को भी, और नायब जी को भी जी ये बधाई देना चाहता हूँ कि सोनीपत का जो ग्राफ ऊपर उठा है, आज सोनीपत को लोग नए गुड़गांव की तरफ देखते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं, टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी जो दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी, आपके यहाँ पे जिंदल यूनिवर्सिटी है, अशोका है, एसआरएम है, नेक्टम है, आप इधर महिला यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है खानपुर में, और हमारी डीकस होगी, हमारी आपकी अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। आई थिंक 1 दर्जन के आसपास या उससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे एक एजुकेशन हब है। दूसरा, अभी कई बड़े प्रोजेक्ट हमारी सरकार यहाँ लेके आई है। खरकोदा में जैसे मारुति का प्लांट है, जिससे एक मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव इस ज़िले में हुआ है। हमारे गन्नौर में एक बहुत बड़ी हॉर्टिकल्चर मंडी है, फूल मंडी, जिसको हम मान रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जो आज़ादपुर में होती थी। बहुत सारे चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे किसानों को लाभ मिलने जा रहा है। मसाला एक मंडी हमारी आ रही है जो खारी बावली में था। इलेक्ट्रिक एक हमारी बहुत बड़ा बाज़ार था जो भागीरथी पैलेस था, उसको शिफ्ट हो रहा है।
तो दिल्ली की बहुत बड़ी चीज़ें हमारे सोनीपत में आ रही हैं, जिससे हमारी डेवलपमेंट भी और एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने जिस तरीके की कनेक्टिविटी दी है सोनीपत को, जो आदमी 10 साल बाद सोनीपत आ रहा है उसको समझ में भी नहीं आएगा कि दिल्ली से ये हाईवे कहाँ जा रहा है। इतने हाईवे यहाँ पे निकाले हैं। आप जिस भी हाईवे पे जाओगे चारों तरफ आप डेवलपमेंट देखोगे। मैं समझता हूँ, देखिए पॉलिटिकल बात एक अलग है, मैं ये एज एमएलए नहीं बोल रहा, वास्तव में इस सरकार ने काम किया है। और जहाँ पर इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो, व्यापारी के तौर पे मान लें मेरा फूड का बिजनेस है, आज हमारे पास यूपी से कस्टमर आते हैं स्पेशल खाना खाने। हमारा पानीपत साइड में कैराना शामली एरिया है, वहाँ तक के कस्टमर आ जाते हैं। नोएडा से आते हैं, मेरठ से आ जाते हैं, आपका गाज़ियाबाद के कस्टमर आते हैं। हमारा यूवीआर स्टार्ट हो गया, गुड़गांव का कस्टमर स्पेशल खाना खाने आता है। तो व्यापार बड़ा है, सरकार की अच्छी सोच थी जो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए हैं, इतनी डेवलपमेंट लेके आए हैं। मैं समझता हूँ सोनीपत का विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। लेकिन कोई मिडिल क्लास आदमी अगर ज़मीन लेने की सोचे, कोई फ्लैट लेने की सोचे, तो शायद वो अपने ज़िंदगी भर इतनी रकम इकट्ठी ना कर पाए यहाँ। देखिए, अब इतनी आपका प्रगति बहुत बढ़ अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ, देखिए इस सोनीपत ज़िले का निवासी, चाहे कोई भी छोटा किसान है जिसका आधा एकड़ लैंड है, चाहे किसी का 50 गज का घर है, वो गांव में है, शहर में है, जब किसी क्षेत्र की प्रोग्रेस होती है वो आधा एकड़ वाले के भी रेट बढ़ते हैं। हमने एक सर्वे पढ़ा था पिछले 3 साल और 6 महीने के अंदर, 3.5 साल के अंदर सोनीपत का हर कोना लगभग 3 गुना हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुआ है। चाहे कोई एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे किसी की रेजिडेंशियल जगह है, चाहे किसी का कमर्शियल है। तो एवरेज ये कहती है कि सोनीपत ने बड़ी उछाल लगाई है। ये सवाल आपका ठीक है, कोई आदमी बाहर से आके मान लिया अपना यहाँ सोचे तो उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बट जो आदमी यहाँ के रहने वाले हैं, जिनके घर 3 साल 4 साल पहले से है, चाहे उनका घर गांव में है, उनके रेट सबके बड़े हैं। मेरा ये मान लिया मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरे साथ वाले की बड़ी है, जिसने नहीं बनाई है उसकी लैंड की कीमत तो सबकी बड़ी है, उसके पीछे माला किसान की ज़मीन है। तो ऐसा नहीं है, जब बदलाव आता है तो हर आदमी के जीवन में आता है। और मैं समझता हूँ कि जिसके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, उसके लिए रोज़गार आया है, उसको सैलरी मिलेगी, अच्छी जॉब्स मिलेंगी। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि किसी ज़मीनों का रेट बढ़ता है तो और बहुत सारी चीज़ों के रास्ते खुलते हैं। और आपको क्या लग रहा है कि जैसे प्रवासियों की संख्या हरियाणा में ज़्यादा बढ़ रही है और जहाँ जहाँ नई कंपनियाँ आ रही हैं, नए उद्योग आ रहे हैं, वहाँ पे हम मान सकते हैं कि वहाँ पे है इस तरह का हाल, तो आपको ऐसा खतरा गन्नौर के लिए भी लग रहा है? देखिए, हमारा जो कुंडली क्षेत्र है राई विधानसभा में, आप दिल्ली बॉर्डर से घुसते हैं तो आपको बहुत संख्या में लोग, हमारे प्रवासी लोग हैं, खासकर हमारा जो यूपी, हमारा बिहार, झारखंड, कई स्टेट के लोग यहाँ हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री है और यहाँ इंडस्ट्री भी हब हो गया है। प्रॉब्लम क्या है कि अब एक जगह की एक कैपेसिटी है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, मान लिया सीवरेज की बात है, इलेक्ट्रिसिटी की बात है, मान लिया अब एक जगह में जिसकी कैपेसिटी एक गांव की कभी 3,000 की पॉपुलेशन होती थी, 3,000 वोट के गांव का मतलब लगभग 6-7 हज़ार पॉपुलेशन का गांव, अब उसी गांव में यदि 40,000 लोग रहने लग जाएं, लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटी कर लिया, घर में किराए के कमरे बना दिए, तो लाजमी बात है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है उसमें प्रॉब्लम तो आएगी। आपको एसटीपी के साइज़ बढ़ाने पड़ेंगे, सीवरेज चौड़े करने पड़ेंगे, गलियों का अल्टरनेट लेना पड़ेगा। तो और जगह तो बढ़ने से रही, जगह का तो एरिया उतना ही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि प्रॉब्लम आती है। और उसी वजह से अब यहाँ मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग बन रही है, फ्लैट्स का जो ट्रेंड आया है और आने वाला है, उसी वजह से है कि जनसंख्या बढ़ रही है। क्योंकि इंडस्ट्री जब आती है, जब यहाँ डेवलपमेंट होती है, कारखाने आते हैं, तो उसके लिए स्टाफ भी चाहिए होता है, तो सारी चीज़ें हैं। और इससे हमारी स्थानीयता पर असर होता है क्या? जो लोकल लोग हैं, हमारी बोली पे, हमारी भाषा पे, हमारे रहन सहन पे, इन सब पे? देखिए, बिल्कुल होता है। हमारी बहुत सारी रिश्तेदारियाँ दिल्ली में हैं, साउथ दिल्ली में भी हैं, हमारी नॉर्थ दिल्ली में भी हैं। हम देखते हैं कि साउथ दिल्ली का कल्चर धीरे धीरे चेंज हुआ। हम कई बार मजाक में कह देते हैं, मैं कहा भाई तुम तो मेरा ना किसी भाषा होगी थारी, यूपी जी से बोलो।
तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़र्क तो पड़ता है, इस बात में कहीं निसंदेह कि भाई अब जैसे अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं तो थोड़ा। 10 साल बाद हरियाणा कैसा होगा? देखिए मैं समझता हूँ, देखो दोनों चीज़ें हैं, फ़ायदा अब हम एक नज़रिया ये वाला है, एक नज़रिया हमारा दूसरे वाला है। हम्म, अब दिल्ली भी तो हमारी है, दिल्ली भी तो देश की राजधानी है, दिल्ली कोई पराई थोड़ी है, दिल्ली भी हमारी है। दिल्ली के जो हालात हैं, दिल्ली को अब हम कारखानों को बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, जिस तरीके का अब आप देख रहे हैं सर्दियों में ये पोल्यूशन के जो हालात होते हैं, सरकार इतने इस पे चिंतन करती है और चाह कर भी नहीं कर पाती। तो दिल्ली भी हमारी है और हम एनसीआर के लोग हैं, तो इस चीज़ का दिल्ली का चिंतन हमारा भी फ़र्ज बनता है। और एक अच्छी बात यह है कि जितनी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, अब दिल्ली से निकल के आप 50 किलोमीटर किसी भी दिशा में चले जाइए, किसी भी दिशा में जाओगे आप, हर जगह हाईवे बने हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है। इंडस्ट्री बाहर जाती है तो दिल्ली पे भी बोझ कम होता है, मेरा ये मानना है। अब अभी रिसेंटली पिछले साल हमारा रोड चालू हुआ यूवीआर, ये इससे बड़ा क्रांतिकारी कोई रोड हो नहीं सकता। आपका गुड़गांव 1 घंटे, आपका सोनीपत से एयरपोर्ट 50 मिनट में, कभी सोचा भी नहीं था। गुड़गांव का मतलब हम सोचते थे तो मन में ही भाव आता था एयरपोर्ट जाएंगे तो 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। तो ये बहुत बड़े फैसले हुए हैं। आप दिल्ली के बीचों बीच रोड निकालना, ये क्रांतिकारी कार्य है। तो सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे सरकार आम आदमी के जीवन में, उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी, उसके जीवन से रिलेटेड भी सुधार हो, सबका ख्याल रख रही है। आपने बहुत बचपन में ही सोचा कि आप पैसे कमाएं, जी। यानी आप कुछ इस तरह का जीवन यापन करें कि अपने परिवार को अच्छी स्थिति में देखें, सबको बहुत सुखी देखें, सबको सब सुविधाओं से संपन्न देखें। तो ये उस समय की आपको वो टीस, वो कुलबुलाहट कुछ याद हो, आप कुछ बताना चाहें उस समय? देखिए वो उन चीज़ों से प्रेरणा मिलती है, उन चीज़ों से हमारे को अपना अतीत याद रहता है। वो रोते थे चीज़ आप उस समय? वो, हाँ जी, रोना आता था उस समय परिवार की स्थिति देख के? हाँ सब कुछ आता था, आज भी कभी कभी वो चीज़ें आती हैं। और ऐसा नहीं है कि अब हम कार्य कम करें, मैंने तो अभी भी है, रात को वही 12-1 बज जाते हैं, सवेरे फिर जल्दी उठना है, पब्लिक के काम करने हैं। इंसान का तब तो होना कि भाई अब बिल्कुल मैं रिलैक्स हो गया हूँ, वही बटन बिजनेस की है, अब बढ़ाते चले जाओ, बढ़ता है। हाँ एक चीज़ ये कि भाई जो चीज़ें हमने फेस की, हमने मेहनत की, उससे मेरे परिवार को, मेरे पेरेंट्स को आराम मिले, मेरे बच्चों को आराम मिले, मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा ले लें, मेरे बच्चे हमारे से ज़्यादा अच्छे कामयाब हो जाएं, तो ये थॉट्स तो रहते हैं कि कम से कम हमारी मेहनत का फल हमारे परिवार को मिले, मेरे बच्चों को मिले, मेरे यार दोस्तों को मिले, समाज के एक बड़े हिस्सों को मिले हमारी कामयाबी का, हम अच्छे फैसले लें, समाज के लिए कार्य करें। तो इस चीज़ का तो हमेशा रहता है और खुशी मिलती है। जब इमोशनल होते हैं कभी? कभी कभी कोई चीज़ होती है तो आ जाते हैं भाव, खुशी मिलती है। जब हम किसी बच्चे को, जैसे हमारा वार्षिक कार्यक्रम होता है, हम बहुत सारे मेरिट के बच्चों को स्कूटी से नवाजते हैं, लैपटॉप से नवाजते हैं। और फिर कभी कभी पता चलता है जिस बच्चे को हमने 10th में 12th में एक मंच दिया था, प्लेटफॉर्म पे उसको सम्मान दिया था, और उससे उसने प्रेरणा लेके उसने बहुत अच्छा किया आगे, और फिर वो बड़ा अधिकारी बन गया। तो हमें लगता है कि हम सही दिशा में हैं, हमारा एफर्ट है। और वो बोलता है, जब इंटरव्यू देता है, कि मुझे देवेंद्र कादियान ने 12th क्लास में स्कूटी दी थी और फिर मैंने बहुत पढ़ाई करी, मैं कॉलेज में ये किया वो किया, आज मेरे को उनसे प्रेरणा मिली। तो हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। वो हमें और आगे इन चीज़ों में बढ़ चढ़कर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और कहीं ना कहीं हर साल हम इस कार्य को बढ़ा रहे हैं कि ज़मीन से कम वो बच्चे निकालें जो केवल आर्थिक तौर पे कमज़ोर है या उनकी वजह से ऊपर नहीं आ सकते, उनके अंदर हुनर है, उनके अंदर ऐसे गुण है आगे बढ़ने के। मैंने ओपनली बोला हुआ है, मेरी एक सर्चिंग चलती रहती है कि ऐसा बच्चा चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन में, पैसे की वजह से पीछे है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत होती है। गरीब परिवार के बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। हम जो निकल के कामयाब हो गए तो हमारे अंदर बहुत ताकत थी आगे बढ़ने की, हमारे बच्चों में नहीं हो सकती। वो जो चीज़ें हमने फेस की वो नहीं करेंगे उस चीज़ का, मतलब वो इतने एग्रेसिव, उतनी मेहनत नहीं कर सकते जितनी हम कर सकते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट है। जब वो पैदा हुए उनको सब कुछ चीज़ें ठीक मिली, और ये सबके साथ है, कोई अलग भी चीज़ नहीं है कि कोई मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ये सबके साथ है।
क्या ऐसा नेता लोगों में से क्लास देख के बर्ताव होता है कि मैं सीनियर हूँ या मैं इस घराने से हूँ और आप थोड़े से मतलब अपने जूते और दूसरे के चप्पल में अंतर दिखाने वाले, क्या रहते हैं ऐसा? देखिए, वो हम छोटे छोटे थे ना, जब किताबों में आता था हम्म। कि इस पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तो सबके अपने अपने थॉट्स हैं। बहुत अच्छे भी लोग हैं, कुछ छोटी मानसिकता वाले भी लोग मिल जाते ये ऐसा हैं। होता है मतलब राजनीति में भी वो एक देखिए, तरह का ईगो हमने के हम अपने ऐसे हैं। अंदर कोई चीज़ ऐसी पाली नहीं है। हम्म। अपने को अच्छा लगता है जब ये पता है कि हाँ भाई, ये साथी भी नीचे से निकल के आया, उसके कंधे पे हाथ रख के उससे उस पर ज़्यादा आनंद आता है। एक बड़े नेता का बेटा है, उसके उसके भाव में थोड़ा चेंज तो रहता है। और जो होता है ना कि वो कि सेल्फ मेड जो बंदा होता है उसका कॉन्फिडेंस बड़ा अलग होता है, बहुत अलग होता वो है, बहुत ईमानदार मिलेगा, बहुत अलग बहुत होता है, विभाग मिलेगा। बहुत विभाग होता है, थोड़ा कड़वा भी होता है, क्योंकि उसके अंदर अलग कंपनी के बटन लगे होते हैं, उसको पता है होता है। और इसलिए हम दबते नहीं। कई बार एलिगेशन आते हैं, मैं खुल खुल के बोल देता हूँ किसी चीज़ को लेके, बिल्कुल उसी टाइम। कोई घबराहट नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, एक सेकंड में हम इस बात को बोलते हैं कि भाई ये कार्य इस तरीके से है, ये इसलिए है। तो वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस होता है इंसान में, जो सच्चा होता है ना, जिसने जिसने ज़िंदगी को जिया है, एक एक चीज़ को खुद में फील किया है, उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है, उसकी कार्यशैली अलग होती है। वो क्या अगर है ना अपने बड़े बुजुर्ग के, जिसने रोटी का गम देखा हो या जिसने खुद अपनी रोटी कमाई हो ना, वो बड़ा के एक अलग ही शान शौकत का मिलेगा। वो चाहे कमजोरी में भी हो, कमजोरी का मतलब चाहे गरीबी में भी खड़ा हो, लेकिन अपने एक डिठोरे में पावेगा। वो चाहे कुछ भी बन जाए, वो हमेशा उन चीज़ों में। अब मेरे से मान लिया उस टाइम के घर के हालात हैं, मान लिया मुझे किसी भी जगह बिठा के खिला लो, कैसा भी खाना खिला लो, मुझे उल्टा उसमें ज़्यादा आनंद आता है कि हाँ, हम यहाँ बैठ के ऐसे खाते थे, ये अच्छा लगता है। हम ट्रैक्टर पे बैठ जाते और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें साइकिल पे बैठ जाते और ज़्यादा अच्छा लगता है, हम किसी की बाइक के पीछे बैठे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हम बड़ी गाड़ी में बैठते हैं, उतना आनंद नहीं आता है जितना हमें स्प्लेंडर पे बैठ के आता है, उतना हमें मर्सिडीज में नहीं आता है। वो अच्छा लगता है, ऐसे अपनापन लगता है कि हाँ, यहाँ से हम गए थे। अपना पिछला वक्त हम भूलते नहीं है, इसलिए वो चीज़ें भी अच्छी लगती जो हमने नहीं करी। और केवल ही नई नई हो में तो फिर और नहीं चाहिए, उससे बड़ी चाहिए, फिर मुझे जहाज चाहिए, फिर मुझे वो चाहिए। तो पुरानी चीज़ों में ज़्यादा आनंद आता है, पुराने लोगों में, अपने मित्रों में, अपने संघर्ष के साथियों में, अपने गांव वालों में, पुराने वक्त में ज़्यादा आनंद आता है और उनमें बैठने में ज़्यादा मज़ा आता है। जो आपके पहले दोस्त रहे, जिनके साथ आपने काम शुरू किया, उनसे मिलते हैं आज भी? हाँ, बहुत बार मिलता हूँ उनसे। और वो मुलाकात मतलब ऐसे घमंडाली नहीं होती नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल रहे मेरे भाई। अकेले हो जाते हैं ना, हाँ, इस तरीके जब दो आदमी होते हैं, हाँ, फिर तो सारी बाउंड्री पार होती है। हाँ, तो वही पुरानी बातें हाँ, आपस में, जैसे बोलते हैं, कोई गुस्सा जाहिर करना होता है, बोला वहाँ तो सारे खड़े थे, तू ठीक हो जा, तूने ये कर दिया मेरे को। मतलब आपस में दो दोस्त, वो पुराने टाइम के जब कुछ भी नहीं था, अच्छा अच्छा, जब हम दो लोग इकट्ठा हो जाते हैं पब्लिकली, तो चलो सोचते हैं यार सब बैठे हैं, हमारा भाई विधायक है, मेरे दोस्त को मुझे गुस्सा जाहिर करना है, और वो मेरा दोस्त चाहे अच्छा, आज उसका छोटा सा रोजगार है, मैं एमएलए हूँ, मैं बिजनेसमैन भी हूँ, बट वो मेरे से नहीं झिझकता, मुझे तो कोने में ले जाके सब कुछ बक देता है, गुस्सा मेरे पे जाहिर कर अगर देता है। उस टाइम तेरे वो टाइम याद है, आज तो गना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी 100 बार होता है ऐसे, 100 बार होता है। मुझे पता है कभी ये जब अकेला हो जाऊंगा ना तो मुझे टाइट करेगा, ये मुझे सबको पता रहता है। मैं बोल भी देता हूँ, पहले ही मैं बोल देता हूँ, मैं भाई मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो गुस्सा मत करना, अभी भी बोल देता हूँ। वैसा खूब सुनाया करते हैं आज भी। हाँ ऐसा है, बिल्कुल है। और ये बात मुझे बड़ी सुंदर लगी कि मन्नत आपकी बेटी का नाम है। हाँ, और मैं तो हरियाणा में ना कई साल पहले तक जो आर्टिकल्स थे वो यही पढ़ती थी कि भाई एक ऐसा राज्य है जहाँ छोरी जबरन भी ब्याह दी जाया कर। ब्याह तो ले पूरे भारत में ही सेम ऐसी सिचुएशन है लड़कियों की, लेकिन इस तरह के उदाहरण बड़े कम मिले। देखिए वैसे तो किस्मत की चीज़ें हैं, कोई लिखवा के तो आता नहीं है कि मुझे 2 ही बेटे चाहिए, मुझे 2 बेटियां चाहिए, मुझे 1 बेटा चाहिए, उससे परमात्मा का ये रहता है। बट मेरा ये मानना है कि बेटी बहुत ज़रूर होनी चाहिए, मतलब एक ऐसी जिससे घर का माहौल बदलता है, जिससे घर में संस्कार आते हैं, जिससे आदमी की विचारधारा चेंज होती है। कि बेटी
सबके घर में होनी चाहिए। परमात्मा सबको एक बेटी दे, बेटा भी दे, लेकिन बेटी जरूर दे। और ऐसे कितने सारे केस हरियाणा में आज भी इस तरह के आते हैं कि बेटियां कोख में मरवा दी जाती हैं या मरवा दी देखिए गई बहुत हैं। बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बड़ी मानसिकता चेंज हुई है, चेंज होती जा रही है। एक समय आएगा जब सब कुछ पीछे छूट जाएगा। हो सकता है रेयर कहीं कहीं केस हो, पहले तो बहुत होता था। आप रेसिज्म देख लीजिए कितना हमारा लिंग अनुपात है, बहुत फर्क पड़ा है। और मैं कहता हूँ कि बहुत खुशी से बच्चों के लड़कियों के जन्मदिन मनाते हैं। अभी भी रिसेंटली 3-4 दिन पहले बहुत गरीब परिवार में, साधारण परिवार में 2 बेटी हुई, उन्होंने ऑपरेशन करा लिया 2 बेटी पे, और पूरा अच्छा उन्होंने खाना वाना बनवा रखा था, मैं गया था वहाँ। तो उससे ये लगता है कि मानसिकता चेंज हुई है। 2 बेटियों पे उन्होंने मन बना लिया कि मैं आगे बच्चे नहीं तो करने। मेरी उम्र की ना, मैं सच बताऊं भाई की इतनी सारी छोरियां था मैं मिलूं, सबकी कहानी नुए पागे हम जन्मदिन नहीं मनाते। क्यों जी कि मेरी दादी रोई थी जब मैं पैदा हुई थी, मेरी माँ रोई थी जब मैं पैदा आपको हुई एक थी, सच मेरी बात दादी बताऊं, रोई मैं थी। आपको एक सच बताऊं, हाँ, मेरे पास 2 बेटी है, 1 बेटा है। मेरे भाई के पास 1 बेटी 1 बेटा है। हमें बेटियों का जब जन्मदिन मनाना होता है ना, तो हम बड़ा प्रोग्राम करते हैं। वही। और बेटे का जब बनाना होता है, घर में हलवा खीर बनाती है उसकी दादी, छुट्टी, बस छोटा सा केक काटा, असमानता। बस। और बेटियों का जब मनाना होता है ना, क्योंकि हमें बताता है कि जब वो अंदर से खुश होती है ना बेटियाँ, हाँ। तो आपको बहुत प्रोग्रेस मिलती है, बहुत परमात्मा आशीर्वाद देता है। तो बेटी तो बहुत लकी वो है, मुझे तो प्राउड है। अभी मेरी बेटियाँ ने यूनिवर्सिटी टॉप किया है, अरे वाह कमाल। तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ जिन वो भाग्यशाली जिनकी बेटियाँ हैं। और आप देखते हो पढ़ाई में, मैं तो कई बार देखता हूँ जब हमारा वार्षिक कार्यक्रम होता है, जब स्कूटी 20 बच्चों में बांटनी होती है तो 18 बेटियाँ हैं। इसका मतलब बच्चों लड़के पीछे हैं पढ़ाई में, 18 मिल गई, 17 मिल गई, 3 ही लड़के मिलते हैं। मैं बोलता हूँ, मैं कहा तुम पढ़ते नहीं हो, ये देखो बेटियाँ कितनी ये आगे होता हैं। है ना कि लड़कियों के पास समय कम होता है, उनको ये लग रहा होता है कि 18 साल की होगी घर के ब्याह देंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल तक तुम लोग पढ़ लोगी, उसके बाद ब्याह देंगे। हमको ना बड़े कम समय में बहुत कुछ बनना होता है, और इसके लिए हम हर कोशिश करते हैं। हम घर का काम सीखती हैं, सिलाई सिखाई जाती है, हम हर स्किल सीख लेते हैं। हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात करें, लेकिन मेरा मानना है ये हर जगह कहीं भी बेटियां पीछे नहीं है, कहीं भी। और अच्छी बात है कि पॉलिटिकल पार्टियां, सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ, वो बहुत सक्रियता इस चीज़ में दिखा रहे हैं। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी वो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं हर जगह पे। अब देखो कितनी खुशी की बात है, अब रिसेंटली स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है, एक महिला को बनाया है। आई थिंक बहुत सालों बाद हमने ये चीज़ देखी है। दिल्ली में महिला को चीफ मिनिस्टर बना दिया, बहुत बड़ी बात है। शीला दीक्षित होती थी। ऐसे क्या राजनीति में से क्या पुरुषों की ईगो हर्ट होती है क्या महिलाओं के अंडर काम करने से? ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं कहता हूँ आधी आबादी महिलाओं की, आधी आबादी पुरुषों की, तो सब कुछ बराबर होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है ये। और एक अच्छी बात यह है कि हो सकता है कुछ महिलाओं के बारे में अच्छे फैसले हमारे से छूट जाए, उनको चीज़ें ज़्यादा फील आती हों कि ये हम महसूस करती है समाज में, तो उनकी भागीदारी होती है, तो चीज़ें मैं समझता हूँ समानता आती है, होनी चाहिए। उनसे बड़े प्लेटफॉर्मों पे उनको रखा जाना चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, उनको फ्रीडम देनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या क्या सरकार को करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, और इस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएशन देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को कि वो ख्याल रख रहे हैं इस बारे में। ऑफिशियली आप बीजेपी में नहीं हैं? नहीं। आपका मन है बीजेपी ज्वाइन करने का? देखिए अभी 6 साल के लिए मैं पार्टी से निकाला हुआ हूँ, और अच्छी बात यह है कि मुझे अच्छे से आजकल संगठन का काम कम करना पड़ता है। संगठन में मतलब पहले दूसरा संगठन था, अब ये है। कई बार कई हमारे साथी जुड़े हुए हैं, कोई काम बोलता हूँ भाई मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, चलो ठीक है कर लो, करो, वो भी ज़रूरी है। बट मुझे थोड़ा गन्नौर के लिए टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो और सरकार में हम शामिल हैं, हमें कार्य करने की इजाज़त है, सब ग्रांट मिलती है, तो जब समय आएगा वो भी काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। थैंक यू। आपने भी बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया, बहुत सारे नई चीज़ों पे बात हुई। पता नहीं मैं क्या क्या बोल दिया, मैं अंदर भाव से बोलता हूँ, मुझे कुछ बोल के मतलब कुछ सोच के नहीं बोलता, अंदर के भाव होते हैं, सच बोलने की आदत है, बोल देता हूँ। कई बार बाद में पता चलता है कि पता नहीं वो सही बोला कि गलत बोला, बट मैं दिल से
अपने रूह से बोलता हूँ। आपका भी बहुत बहुत और धन्यवाद। मेरा भी कोई इंटरव्यू मैं मतलब स्क्रिप्ट मैंने बड़ा कोफ्त होया अगर स्क्रिप्ट लिखण में सामने वाले को सवाल बताने में है ना, तो मेरा भी मतलब बड़ा मतलब पसंदीदा वो व्यक्ति रहते हैं कि जिनके साथ हम इस बिल्कुल तरीके से बातचीत हम करें। मंच पे स्पीच देते हैं, जो एक तो स्पीच देते हैं पढ़ के कागज पे ध्यान होता है भाई कुछ छूट ना जाए, एक होता है कि हमें अपने मन से बोलना होता है। चाहे हम उस दिन कोई अच्छे भाव से आए हों चाहे एग्रेसिव भाव से आए हों, मान लिया हम सपोज करो कोई मुद्दे पे आ गए, हमें लगता है यार ये गलत कर रहे हैं और मैं एग्रेसिव होकर बोल रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा बोला जाता है क्योंकि ओरिजिनल भाव निकलते हैं। आर्टिफिशियल कुछ नहीं रहता। स्कूल में जाते हैं, कागज पे लिखा रहता है कि भाई हमें इस टॉपिक बोलना है, इस टॉपिक बोलना है, एक बार पढ़ लिया, कागज छोड़ दिया, फिर मन से बोलना है बस। तो अंदर के भाव वो अलग रहते हैं हमेशा। अब जैसे हम जो वार्तालाप कर रहे थे, मैं उन चीज़ों को उसी टाइम वहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ कि मैं अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, पिक्चर वही चल रही दिमाग में जो आपको बोल रहा हूँ, तो ओरिजिनल आएगी, गलत थोड़ी आएगी। तो वो बिल्कुल ओरिजिनल आएगी, उसके अंदर मिक्स नहीं हो सकता। जो दिल से निकलेगी उसके अंदर आप मिक्स नहीं कर पाओगे। हो सकता है कुछ गलत बोल जाएं, और गलत हुआ होगा तो गलत बोल दिया, वो भी सच है। तो ये भी नहीं सोचते मैं भाई आज सरकार के साथ हूँ या कोई इस बात का ये नेगेटिव हो जाएगा तुझे टोका टाकी हो जाएगी, भाई मैंने तो देखो बोल दिया। अब उस दिन के बाद आज आपने राज्यसभा वाला टॉपिक उठाया, आज भी मैंने भाव से बोल दिया कि मेरे भाई हैं, आज भी बैठते हैं, वही थी बात। एक नया उलाना आपके हिस्से आवेगा। हाँ आने दो, फिर मिल जाएंगे, फिर वो मेरी खिंचाई करेंगे, मैं उनकी करूँगा, चलता रहता है। हाँ। एक बार फिर तो बहुत घना शुक्रिया। थैंक यू। और मन्नत ने मेरी बहुत सारा आशीर्वाद, खूब सारा प्रेम दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मन्नत से बड़ी का क्या नाम है? मन्नत छोटी है, उसका नाम आयुषी है, बड़ी वाली। आयुषी बड़ी का, तो उनके नाम से कुछ ऐसा शुरू नहीं किया? मन्नत ज्यादा प्रिय रही आपको? हाँ, मन्नत का ये था कि जब मन्नत हुई थी तो हमें फूड क्लाइंब में, वो बड़े वाली बेटी बड़ी है ना, नू नहीं करो, उनके नाम का भी कुछ बनाओ कुछ ऐसा। वो बहुत अच्छा कर रही है, वो रियल एस्टेट में। हाँ? अभी दुबई में उसको जॉब है, उसको खुद ही यूनिवर्सिटी टॉप किया था, तो वहाँ की एक बड़ी कंपनी है MR, उसने उसको प्राउड फादर। हाँ खुद के, उसको ये नहीं है कि पापा के पास ये है, खुद से कर रही है, खुद से कर रही है। अरे फीलिंग एक पिता के लिए किस तरह की बहुत गौरवान्वित करती है इस बात को। उनको ये रहते हैं, कभी कोई चीज़ बोलता हूँ बेटा ये खरीद लो, कहते नहीं अब हमें आपके लिए खरीदना है, ये रहता है। तो वो खुद से स्टैब्लिश हो रही है और उनको बहुत ललक है इस बात की, मुझे सक्सेस होना है, बहुत ललक है। और पापा ने इतना सब कुछ करके दिखाया, हम भी वैसे ही करके दिखाएंगे बढ़िया। तो इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी भी टॉप किया और अब खुद से इतनी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने उसको खुद इनविटेशन भेजा है और उनके साथ जुड़ रही है। दोनों को खूब सारा प्रेम मेरी ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सभी ने ये बातचीत सुनी, आप सभी का भी बहुत बहुत खूब खूब शुक्रिया। राम राम।